तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 यानी जिसको कि हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 10 बोल सकते हैं, जो कि है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये नोट्स पूरा हिंदी में है और इसे आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहाँ से, लेकिन ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही है। तो आप लोग किसी भी मीडियम से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ का इंग्लिश भी लिखा हुआ है और साथ ही मैं सबका इंग्लिश अच्छे से बताऊँगा। तो आप लोग इंग्लिश वाले हैं तो वो भी देख सकते हैं और हिंदी वाले हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हम लोग का फिजिक्स जो है वो उसमें हम लोग का 4 चैप्टर मेन है, जिसमें से सबसे पहला 2 चैप्टर जो होता है वो ऑप्टिक्स होता है यानी कि प्रकाश से जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें हम लोग का पहला है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन और दूसरा है हम लोग का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार यानी कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये 2 चैप्टर जो है ये लाइट वाला चैप्टर है और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फिजिक्स से। तो इसलिए फिजिक्स में ये 2 चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर में हम लोग का है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी सबसे पहले हम लोग लाइट क्या है उसे समझेंगे और फिर देखेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। अब ये दोनों चीज क्या होता है इससे हम लोग, और ध्यान से देखिए, जो रिफ्लेक्शन होता है उसी पर बेस्ड होता है हम लोग का मिरर। तो रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद हम लोग मिरर पढ़ेंगे और जो रिफ्रैक्शन होता है उस पर बेस्ड होता है हम लोग का लेंस। तो जो लेंस होता है उसको हम लोग ये समझ लेंगे, तब हम लोग को लेंस के बारे में समझ में आएगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले प्रकाश यानी कि लाइट क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसके किसी वस्तु पर पड़ने पर हमें देखने की अनुभूति होती है। यानी कि लाइट एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके कारण हम लोगों को सेंस ऑफ विजन होता है, यानी हम लोग जो देख पाते हैं वो लाइट के कारण ही देख पाते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर जब लाइट पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों में आता है तभी जाकर हम लोगों को वो वस्तु दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट जो है वही हम लोग का एक्सटर्नल फैक्टर है सेंस ऑफ विजन का, यानी हम लोग जो देख पाते हैं वो लाइट के कारण ही। फिर उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश के स्रोत यानी कि सोर्सेज कितना है लाइट का। तो ध्यान से देखिए, इसको जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि सबसे पहला है प्राकृतिक यानी नेचुरल और दूसरा है मानव निर्मित यानी मैन मेड। यानी कि जो नेचुरल हम लोग का सोर्स ऑफ लाइट है उसमें हम लोग का सूर्य आ जाता है, तारे आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। तो ये सब हम लोग का नेचुरल है, यानी नेचर में पहले से ही सब सोर्स है लाइट का। और उसके बाद फिर मैन मेड में हम लोग का आ जाता है बल्ब, ट्यूब या जलता हुआ कोयला, मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन, ये सब। तो ये सब में हम लोग क्या करते हैं कि हम सब खुद से ये सब चीज बनाए हैं, जिससे क्या होता है लाइट इमिट होता है, यानी कि लाइट जो है निकलता है। तो ये सब हम लोग का मेन मेड हो गया। अब इसमें एक और बात आप लोग नोट कर लीजिए कि जो प्रकाश स्रोत होता है यानी जो लाइट का सोर्स होता है वो जरूरी नहीं कि उसमें सबसे शुरू से ही उसमें प्रकाश ऊर्जा ही हो। यानी कि ध्यान से देखिए, लाइट जो होता है वो जरूरी नहीं कि हमेशा लाइट एनर्जी के रूप में ही किसी चीज़ में हो। जैसे कि बल्ब होता है तो बल्ब में हम लोग का लाइट एनर्जी पहले से नहीं रहता है, बल्कि उसमें क्या होता है कि हम लोग का इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो चेंज होता है लाइट एनर्जी में। उसी तरीके से जलता कोयला है तो इसमें हम लोग का केमिकल एनर्जी पहले से स्टोर रहता है यानी रासायनिक ऊर्जा, और ये चेंज होता है किसमें, लाइट एनर्जी में। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि किसी दूसरे रूप में संचित ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा में, यानी कि हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में, और तब जाकर ये सब लाइट का सोर्स कहलाता है। अब उसके बाद जो है हम लोग का 2 और टर्म आता है, एक लुमिनस और एक नॉन लुमिनस, यानी एक प्रदीप्त वस्तुएं होती है और कुछ अदीप्त वस्तुएं होती है। यानी कि ध्यान से देखिए, प्रदीप्त यानी लुमिनस उसको बोलते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी जो खुद प्रकाश को इमिट करती है, लाइट को इमिट करती है, उसको हम लोग लुमिनस बोलते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, तो सन जैसे सूरज, तो ये हम लोग का खुद से ही लाइट इसमें इमिट होता है। बल्कि और उसी तरीके से फिर विद्युत बल्ब है तो ये भी हम लोग का खुद से लाइट इमिट करता है, मोमबत्ती भी लाइट इमिट करता है, और जलती अंगीठी यानी जो हम लोग का फर्नेस होता है वो भी, उसमें भी हम लोग का लाइट इमिट होता है। जबकि कुछ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी जिससे प्रकाश इमिट नहीं होता है, जैसे कि हम लोग का सॉइल हो गया, मिट्टी, उसके बाद पेन, पेंसिल, बुक, मून, जो चंद्रमा होता है। ध्यान से देखिए, ये चंद्रमा मेन है क्योंकि चंद्रमा जो होता है ये बहुत जगह पूछा भी जाता है कभी कभी कि चंद्रमा जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, लुमिनस या नॉन लुमिनस। तो ध्यान से देखिए, ये हम लोग का नॉन लुमिनस होता है, यानी चंद्रमा जो है वो खुद से कोई प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, बल्कि क्या होता है कि जो सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब इस चंद्रमा से टकराकर हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है तब जाकर हम लोग को वो चंद्रमा दिखाई देता है कि ऐसे चमक रहा है। तो ये हम लोग का नॉन लुमिनस होता है, ये खुद से प्रकाश इमिट नहीं करता है। फिर उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है प्रकीर्णन। अब इसे जो है हम लोग आगे थोड़ा देर में और अच्छे से समझेंगे, अभी आप लोग बस शॉर्ट में इसे समझ लीजिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि प्रकाश जब छोटे कणों यानी बहुत सारा स्मॉल पार्टिकल्स जो होता है, जैसे कि हवा का धूल कण हो गया, डस्ट पार्टिकल ये सब, फिर अणु, मॉलिक्यूल ये सब हो गया, तो इन सब पर जब जाकर टकराता है
तो क्या होता है कि ये उस पर टकराकर सीधा परावर्तन नहीं हो जाता, यानी सीधा रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट नहीं आता है, बल्कि क्या होता है कि ये जो हम लोग का स्मॉल पार्टिकल्स होता है, कण होता है, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और उसके बाद उसको चारों तरफ बिखेर देता है। यानी कि मान लेते हैं इस तरह से लाइट आ रहा होगा और ये हम लोग का स्मॉल कोई पार्टिकल है, तो लाइट जब इस पर आता है तो ये सबसे पहले इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ध्यान से देखिए इस छोटे कणों में ही सिर्फ ऐसा होता है, यानी जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद इसको हर डायरेक्शन में इस तरह से फेंक देता है, बिखेर देता है। तो इसी प्रक्रिया, यही जो घटना है, ये हम लोग का क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसे हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश का गमन क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता है कि प्रकाश जो होता है यानी लाइट जो होता है वो एक ही सीधी रेखा में गमन होता है, ये आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे। अब यहाँ पर एक और बात आता है कि प्रकाश की किरण जो होता है, जिसको लाइट रेज बोलते हैं, यानी जब लाइट जो है हम लोग का एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइट रेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि प्रकाश की गमन को दिशा को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तीर का निशान इस्तेमाल करते हैं। यानी लाइट अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक लाइन काट के और यहाँ पर हम लोग एक तीर इस तरह से लगा देते हैं बीच में उस डायरेक्शन में। अगर इधर साइड आ रहा होता तो हम लोग इस तरीका से निशान लगा देते थे। तो ये हम लोग का लाइट रे कहलाता है, ये जो लाइन है। और ध्यान से देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। यानी ध्यान से देखिए, ये तो एक जब रहेगा हम लोग का रे तो हम लोग इसको सिंपल लाइट रे बोलेंगे, लेकिन जब एक से ज़्यादा हो जाता है यानी जो किरणों का समूह हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज यानी लाइट बीम। यानी कि हम लोग का बहुत सारा जब लाइट रे जो होता है वो एक साथ मिल जाता है तो उसको हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। अब ये जो लाइट बीम होता है ये भी 3 तरह का होता है। तो ये 3 तरीका का कैसे कैसे होता है, तो एक होता है डाइवर्जिंग बीम यानी अपसारी किरण पुंज। इसमें यानी कि क्या होता है कि किरणें एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, यानी किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। यानी ध्यान से देखिए, आप लोग पिक्चर से भी तो आसानी से इसे समझ सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कि ध्यान से देखिए, एक क्या होता है कि एक बिंदु से ऐसे निकलकर और लगता है जैसे एक दूसरे से दूर जा रहा है, यानी वो कभी भी वापस जाके मिलेगा नहीं। तो इस तरीका से ये एक दूसरे से दूर जाता हुआ जब लगता है तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं यानी अपसारी किरण पुंज। और जब ये सब एक दूसरे के पैरेलल रहता है यानी सब के बीच का जो दूरी होता है वो बराबर रहता है, तब इसको हम लोग पैरेलल बीम बोलते हैं यानी समानांतर किरण पुंज। और जब ये ऐसा लगता है कि बहुत अलग अलग होते हुए और एक दूसरे से सटते जा रही है यानी एक दूसरे के पास आते जा रही है यानी एक दूसरे के बीच का दूरी घटता जा रहा है, तब हम लोग कहते हैं कि ये कन्वर्जिंग बीम है। यानी कि हम लोग का कैसा है, ये अभिसारी किरण पुंज। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा मीडियम यानी कि माध्यम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, आप लोगों ने क्लास 9 में साउंड के बारे में पढ़ा था फिजिक्स में ही, तो उसमें साउंड जो है आप लोगों ने पढ़ा था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम का जरूरत होता है। लेकिन प्रकाश के बारे में ऐसा नहीं है। प्रकाश जो होता है वो बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है, यानी प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की जरूरी नहीं है। और उस यानी इसका सीधा मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो होता है वो वैक्यूम यानी निर्वात जो होता है उसमें भी ट्रेवल कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो वैक्यूम है उसमें तो ट्रेवल करेगा ही लाइट, लेकिन लाइट जो है वो अलग अलग माध्यम में भी यानी जो अलग अलग मीडियम होता है, जैसे कि हम लोग का सबसे पहला मीडियम मान लेते हैं पानी, हवा, गिलास, ग्लिसरीन, इस तरह का जो मीडियम होता है। यानी इसमें क्या होता है कि हम लोगों का प्रकाश जो होता है वो जब जाता है तो बिना तीव्रता खोए यानी अपना स्पीड को बिना लूज किए हुए वो आगे चला जाता है। तो ऐसे जो मीडियम होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी लाइट इस तरह से आया और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जिससे ये बिना अपना स्पीड को लूज किए हुए आगे इस तरह से निकल गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये हम लोग का ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाएगा। और ध्यान से देखिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम का हम लोग का एग्जांपल हो जाएगा जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, उसके बाद फिर ग्लास हो गया, उसके बाद ग्लिसरीन हो गया। ये सब कुछ एग्जांपल है जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। फिर उसके बाद ट्रांसलूसेंट मीडियम आता है जिसको पारभासी माध्यम बोलते हैं। यानी इसमें हम लोग का आ जाता है तेल, दूध, घिसा हुआ कांच, कुहासा, ये सब। यानी इसमें क्या होगा कि लाइट जो है वो आएगा और इससे जब टकराएगा तो ये आगे निकलेगा, लेकिन इसका स्पीड जो होगा वो स्लो हो जाएगा। यानी ये जो होता है ये हम लोग का ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और ना ही हम लोग का ओपेक है। यानी जो अपारदर्शी होता है पहले उसे समझ लीजिए कि लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये सब क्या है जिसमें हम प्रकाश आगे गमन ही नहीं कर सकता है। यानी जब एक हम लोग मान लेते हैं एक पत्थर रख देंगे तो लाइट यहाँ से ऐसे जाएगा तो उसके पार नहीं निकलेगा बल्कि इसी से डिफ्लेक्ट होकर इधर ही आ जाएगा। यानी इसमें हम लोगों का प्रकाश ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये हम लोग का ओपेक होता है यानी अपारदर्शी। जबकि ट्रांसलूसेंट इन दोनों के बीच का होता है, यानी इसमें जो है थोड़ा मोड़ा प्रकाश आगे जाएगा भी और थोड़ा रिफ्लेक्ट भी होगा और साथ में जो लाइट होगा उसका स्पीड भी यहाँ पे कम हो जाता है।
अब हम लोग जो है प्रकाश का वेग के बारे में जान लेते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि जो वैक्यूम होता है उसमें हम लोग का प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जो है ये इसका लगभग का मान है। अगर इसको और डिटेल में हम लोग चाहे तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को बस यही याद रखना है कि प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग किलोमीटर पर सेकेंड में भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से देखिए, इसको अगर हम लोग को किलोमीटर में चेंज करना होगा तो बस 1000 से डिवाइड कर देंगे, और 1000 से डिवाइड करने पर ये यानी कि 10 का पावर 5 हो जाएगा, यानी 3 गुने 10 का पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये किलोमीटर पर सेकेंड में भी कहीं कहीं पर इस तरह से लिखा हो रहता है। तो ये हम लोग का हो गया वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पर जो है 2-3 और बात आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहला है कि ध्यान से देखिए, वैक्यूम में आप लोगों ने देखा कि ये स्पीड है लाइट का, और इससे ज़्यादा स्पीड जो है वो किसी भी और मीडियम में नहीं हो सकता है। यानी जो और भी जितना भी मीडियम होगा उसमें हमेशा इससे कम ही स्पीड होगा। जैसे वाटर है तो इससे कम ही स्पीड में उस लाइट ट्रेवल करेगा उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग का वैक्यूम में ही स्पीड होता है, जो कि 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब उसके बाद दूसरा ये याद रख लीजिए कि प्रकाश का ये जो वेग होता है ये दर्शक के वेग से स्वतंत्र होता है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो देखने वाला होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता इस वेग से। यानी कि अगर कोई एक दर्शक स्थिर है और कोई दर्शक है जो कि किसी वेग से चल रहा है, तो दोनों के लिए ही प्रकाश का जो लाइट का स्पीड होगा वो बराबर ही होगा। यानी मान लेते हैं आप लोग यहाँ पे खड़ी है और लाइट इस तरह से जा रहा है, और यहाँ पर कोई एक एरोप्लेन पर आदमी एक खड़ी है और एरोप्लेन भी इस तरह से इसी डायरेक्शन में ऐसे जाए जा रहा है, तो दोनों के लिए ये जो लाइट का स्पीड होगा ये बराबर ही होगा। जबकि अगर हम लोग नॉर्मल देखें तो ये भी आगे बढ़ रहा है और साथ में लाइट भी, तो इसको जो है लाइट का स्पीड और ज़्यादा दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि दो माध्यमों के अंतर सतह पर प्रकाश का आपतन। यानी ध्यान से देखिए, कोई भी दो मीडियम है, यानी मान लेते हैं यहाँ पर हम लोगों का एयर है और नीचे साइड हम लोग मान लेते हैं एक कांच का कोई चीज़ रख लेते हैं, तो ये दो अलग अलग माध्यम हो गया। या फिर हम लोग यहाँ पर पानी रख सकते थे, तो ये भी दो अलग माध्यम हो जाता है। तो जब दो अलग अलग मीडियम होता है, अब ध्यान से देखिए, मीडियम को ही प्लुरल में हम लोग मीडिया बोलते हैं, इसलिए टू मीडिया करके लिखा हुआ रहता है। तो इंसिडेंस ऑफ लाइट एट इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया, यानी जब दो इस तरह से अलग अलग मीडियम हो तो और कोई भी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर इस तरह से इंसिडेंट होता है, तो ध्यान से देखिए क्या होता है वो हम लोग को समझना है। तो इसमें जो 3 चीज होता है, सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर ये हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है ये ओपेक है यानी अपारदर्शी है, तो क्या होगा कि लाइट जो है ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का माध्यम एक है, इसके हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं ये हम लोग का हवा होगा और यहाँ पर पानी होगा, या हवा कांच होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग देखें कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग का ओपेक रहेगा, तो क्या होगा कि ये इस तरह से मान लेते हैं ये हम लोग का इंसिडेंट रे है, यानी आपतित प्रकाश, ये इस तरह से आएगा और इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक और चीज हो सकता है कि अगर ये हम लोग का ट्रांसलूसेंट रहे या फिर ट्रांसपेरेंट रहे, तब क्या होगा कि ये लाइट जो है ये इस तरह से जाकर अंदर चला जाएगा। यानी ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए इसमें लाइट जो है ट्रेवल कर सकता है, तो लाइट जब अंदर चल जाएगा तो ये हम लोग का रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। यानी अब जो है लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है बल्कि रिफ्रैक्ट हो गया है। यानी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट चला जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन के बाद ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। यानी जब भी दो हम लोग का मीडियम है अलग अलग, तो उसका इंटरफेरेंस जो होगा उस पर जब भी कोई लाइट इस तरह से इंसिडेंट होता है तो दो चीज होगा, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, प्रकाश जो है वो आखिर कैसा होता है ये जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने जानने का कोशिश किया था। तो सबसे पहले जो है न्यूटन ने क्या कहा था कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो है वो भारहीन अति सूक्ष्म कणों का प्रवाह है। यानी न्यूटन के अनुसार जो है लाइट जो है वो पार्टिकल्स है, यानी जो है बहुत सारा पार्टिकल्स है, वही जब आगे की ओर इस तरह से डायरेक्ट जाता है तब हम लोग कहते हैं कि लाइट जा रहा है। ऐसा न्यूटन का मानना था। यानी न्यूटन का मानना था कि वो पार्टिकल से बना हुआ होता है लाइट, और उस पार्टिकल्स का नाम जो है उन्होंने दिया था फोटोन। ये जो है आगे के क्लास में आप लोगों को और डिटेल में जानना होगा। अभी हम लोग जो है बस थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में कि लाइट जो होता है वो न्यूटन के हिसाब से पार्टिकल से बना हुआ है, जिस पार्टिकल का नाम उन्होंने फोटोन दिया था। जबकि हाइगेन नाम का एक और वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश जो है वो पार्टिकल्स नहीं है बल्कि वेव है। यानी प्रकाश जो है, जैसे हम लोगों ने साउंड वेव पढ़ा था कि साउंड जो होता है वो वेव होता है, यानी इसमें क्या होता है कि कोई पार्टिकल मूव नहीं करता है, बल्कि जो पार्टिकल होता है वो अपने ही
अपने ही जगह पर एक इधर से उधर होता है, और जिसके कारण एक डिस्टर्बेंस जो होता है वो आगे जाता है, और वो डिस्टर्बेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेव। तो हाइगन ने ये कहा था कि जो लाइट है वो भी हम लोग का वेव ही होता है, यानी उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है जो आगे की तरफ जाते हुए दिखता है, बल्कि वो बस एक हम लोग का एनर्जी होता है जो कि आगे की तरफ बढ़ता है। और जिस मीडियम में ये लाइट वेव ट्रेवल करता है उसका नाम हाइगन ने क्या दिया था, ईथर। तो ये जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा पूछता भी नहीं है, बस इसमें एक ही चीज़ पूछेगा कि लाइट का नेचर कैसा होता है। तो आप लोगों को बोलना है कि वो पार्टिकल्स जैसा नेचर भी शो करता है और वेव जैसा भी, ये दोनों ही नेचर को शो करता है। अब उसके बाद जो है हम लोग दो और टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो कि होता है एक नियमित, या जिसको हम लोग चमकीला भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग स्पेक्युलर या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्शन जो है वो दो तरीका का हो सकता है, एक होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, यानी ध्यान से देखिए, एक ऐसा हम लोग का सरफेस है जो कि एकदम बिल्कुल ही स्मूथ है, तो उसमें क्या होता है कि जब पैरेलल इस तरह से बहुत सारा रे आएगा लाइट का, तो वो आएगा और बिल्कुल एकदम सीधा सीधा इस तरह से चला जाएगा। यानी कि जो हम लोग का इंसिडेंट रे होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो दोनों ही पैरेलल होगा। यानी इस तरह से इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहा था तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो भी पैरेलल ही हो जाएगा। लेकिन जबकि अगर हम लोग का जो सरफेस होता है वो रफ होता है, यानी इस तरह से हम लोग का खुरदुरा होता है, तब क्या होता है कि जब पैरेलल लाइन इस तरह से आता है तो वो इधर उधर इस तरह से बिखर जाता है, जिसके कारण ये पैरेलल नहीं रहता है। तो ये हम लोग का इरेगुलर हो जाता है और ये हम लोग का रेगुलर हो जाता है। और इसी का दूसरा नाम हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि ध्यान से देखिए, जब इस तरह से बिल्कुल एकदम सीधा सीधा जाएगा तो हम लोग की आंखों तक बिल्कुल सीधा पहुंचेगा, जिसके कारण ये बहुत ही चमकीला दिखेगा। तो इसलिए इसको हम लोग स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और ये जो है ये थोड़ा इस तरह से विस्तृत हो जाएगा, यानी थोड़ा इधर उधर मिक्स हो जाएगा, यानी आधा लाइट उधर आधा इधर इस तरह से। तो इसलिए इसको हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक पर, जो कि है मिरर, यानी कि दर्पण। अब अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, ये बस रिवीजन के लिए था। और यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है, जो कि इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जानिए कि मिरर होता क्या है। तो जिस सतह पर आपतित प्रकाश यानी जो इंसिडेंट लाइट होता है का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। यानी हम लोगों का दर्पण क्या होता है, कोई ऐसा हम लोग का ऑब्जेक्ट जिससे जब भी उस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो तो आधा से ज़्यादा भाग जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि उस मीडियम के अंदर ना चले जाए, बल्कि और उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस सेम ही मीडियम में आ जाए, तो उसे ही हम लोग दर्पण बोलते हैं, यानी मिरर बोलते हैं। अब मिरर जो होता है वो दो तरीका का हो सकता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला हम लोग का होता है प्लेन मिरर, जिसको हिंदी में समतल दर्पण बोलते हैं, और दूसरा होता है कर्व मिरर, यानी कि एक हम लोग का इस तरह से बिल्कुल प्लेन सतह वाला होगा, यानी जिसका सरफेस एकदम प्लेन होगा, और एक हम लोग का इस तरह से मुड़ा हुआ हो सकता है। इस दो तरह का हम लोग का हो सकता है, प्लेन मिरर या फिर कर्व मिरर। अब ध्यान से देखिए, जो कर्व प्लेन मिरर होता है इसके बारे में आप लोगों ने पहले क्लास में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में। अब यहाँ पर हम लोग को क्लास 10 में ज़्यादा फोकस करना है कर्व मिरर पर। अब ध्यान से देखिए, जो कर्व मिरर होता है ये भी बहुत तरह का हो सकता है, जैसे कि गोलीय दर्पण जो होता है, जो कि स्फेरिकल मिरर होता है, यही हम लोग को जो कि मेन पढ़ना भी है इस चैप्टर में, यानी कि हम लोग को कर्व मिरर के बारे में, और उसमें भी अगर हम लोग डिटेल में देखें तो हम लोग को स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है। और कर्व मिरर का ही और हम लोग देखें तो पैराबोलिक मिरर होता है, परावलयीय दर्पण, ये भी इसी का उदाहरण है। फिर उसके बाद बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल मिरर होता है, ये भी हम लोग का कर्व मिरर ही होता है। यानी एक तो हम लोग का प्लेन मिरर बिल्कुल अलग ही हो गया, जिसका प्लेन सतह होगा, और दूसरा हम लोग का कर्व में ही हम लोग का आता है स्फेरिकल, पैराबोलिक या सिलेंड्रिकल, जिसमें से हम लोग को स्फेरिकल के बारे में मेन पढ़ना है। अब मिरर को पढ़ने से पहले हम लोग जो है और दो चीज समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है, यानी वस्तु क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। और ध्यान से देखिए, हिंदी में वस्तु को ही बिंब भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है, यानी बिंब और प्रतिबिंब इन दोनों का क्या मतलब होता है ये जानते हैं। तो ध्यान से देखिए, जहां पर भी जो इंसिडेंट लाइट होता है वो जहां पर भी मिलता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जहां पर भी हम लोग का रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है वो जहां पर मिलता है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। अब जब हम लोग मिरर का बात करेंगे कि मिरर में इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, तब हम लोग जो है और अच्छे से इसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। अभी बस आप लोग ये समझ लीजिए कि जो लाइट इस तरह से आ रहा है, यानी मान लेते हैं इस पॉइंट से बहुत सारा लाइट इस तरह से आया, तो ये जो पॉइंट होगा जहां पर ये इंसिडेंट वाला जो लाइट है ये जाकर मिला है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो है मान लेते हैं इस तरह से गया और इस तरह से जाकर कहीं पर मिल गया, तो जहां पर ये मिलेगा, यानी ये जो रिफ्लेक्टेड वाला हम लोग का रे होगा, ये जहां पर भी मिलेगा इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हम लोग का इमेज हो गया।
अब ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट और इमेज, ये दो जो चीज़ है, ये इसमें भी दो तरीका का हो सकता है। यानी ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी, यानी वास्तविक वस्तु भी हो सकता है और आभासी वस्तु भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी ध्यान से देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट है और वो जो है उस पर अगर प्रकाश पहुंच रहा है उस तक, तब हम लोग कहते हैं कि वो रियल ऑब्जेक्ट है, यानी वो रियल में है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि जिस पर प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तब हम लोग कहते हैं कि वो हम लोग का वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यानी कि काल्पनिक वस्तु। अब ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये उतना काम का भी नहीं है, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कभी भी रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। क्योंकि आप ही सोचिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट रियल में ही हर समय होगा, किसी मिरर में के अंदर तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन जो इमेज होता है वो ध्यान से देखिए, उसे अच्छे से समझिएगा कि ये दो तरीका का हो सकता है। एक हम लोग का रियल इमेज भी हो सकता है और एक वर्चुअल इमेज भी। अब हम लोग जो है समझ लेते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ध्यान से देखिए, रियल इमेज सबसे पहले देखिए, यानी इसको हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, और जो वर्चुअल या फिर इमेजनरी इमेज होता है इसको हम लोग हिंदी में आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो सबसे पहले रियल इमेज देखिए, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो हम लोग का परावर्तित किरण होता है उसका जो मिलन बिंदु होता है, यानी जहाँ पर भी जाकर वो मिलता है वही हम लोग का इमेज होता है। अब अगर वो उस पॉइंट पर जहाँ पर वो सारा रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, वहाँ पर अगर लाइट पहुंच रहा है तब हम लोग कहते हैं कि वो रियल इमेज है, और अगर लाइट नहीं पहुंच रहा होता है तब हम लोग कहते हैं वो वर्चुअल इमेज है, यानी वो रियल में नहीं है, वास्तविक दुनिया में नहीं है। अब उसके बाद हम लोग देखें कि ये जो रियल इमेज होता है इसको हम लोग किसी पर्दे पर उतार सकते हैं। यानी अगर हम लोग चाहे तो कोई एक मिरर का इस्तेमाल करके कोई ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका हम लोग इस किसी और पर्दे पर, यानी किसी और स्क्रीन पर उसका प्रतिबिंब यानी उसका जो इमेज है उसको बना सकते हैं। जबकि जो वर्चुअल इमेज बनता है उसको हम लोग कभी भी पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अब उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं कि वस्तु के सापेक्ष ये हमेशा उल्टा होता है। यानी ये आप लोग तो अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा कि रियल इमेज जो होता है वो हमेशा उल्टा ही होगा, यानी इन्वर्टेड होगा। और ऐसे जब हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन अभी थोड़ा देर में पढ़ेंगे तब आप लोगों को ये सब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या होता है। अभी बस आप लोग ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा सीधा होता है, यानी रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, और जो वर्चुअल होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है। फिर उसके बाद देखिए तो ध्यान से देखिए, जो रियल इमेज होगा वहाँ पर अगर हम लोग अपना उंगली रखेंगे तो वो उस पर जलन होगा, यानी कि वो रियल है, क्योंकि इसलिए वहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं मोमबत्ती का कोई इस तरह से लो रखा हुआ है, यानी मोमबत्ती यहाँ पर जल रहा है और मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो इस तरह से किसी मिरर पर टकराता है और वो किसी और जगह पर बनता है, और जहाँ पर भी वो बनेगा तो वो ध्यान से देखिए वो रियल दुनिया में बना है, यानी वो रियल इमेज है, और वहाँ पर प्रकाश पहुँच रहा है। तो अगर हम लोग वहाँ पर अपना उंगली रखेंगे तो जलन होगा। लेकिन अगर हम लोगों का इमेज जो है वो वर्चुअल होगा, यानी मिरर के अंदर बनेगा, तब हम लोगों को उसमें कोई भी जलन नहीं होगा उस वहां पर उंगली रखने पर, क्योंकि वो तो इमेज वो तो वर्चुअल है, यानी वो रियल में है ही नहीं। अब हम लोग जो है सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में जान लेते हैं। प्लेन मिरर जो है वो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो इस क्लास में उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। हम लोगों को जो है मेन पढ़ना है स्फेरिकल मिरर, जो कि हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखिए, प्लेन मिरर जो होता है वो क्या होता है। हम लोग का जो है प्लेन मिरर 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहले जो है हम लोग का कांच की पट्टी रहता है, यानी सबसे ऊपर हम लोग का ग्लास रहेगा। अब यानी यही ग्लास जो है यही हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी है, यानी इसी से हम लोग का रिफ्लेक्शन होगा, यानी कोई भी लाइट जब आता है तो इसी से टकरा के इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। फिर उसके बाद जो है दूसरा लेयर हम लोग का होता है रस्तित सतह, यानी सिल्वर्ड लेयर। यानी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कांच का पट्टी है इसके नीचे साइड, यानी किसी एक तरफ हम लोग सिल्वर कर देते हैं, यानी जो चांदी का लेप चढ़ा देते हैं, यानी सिल्वर जो होता है वो चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तरफ से वो ढक जाता है, ताकि वो नहीं तो अगर सिंपल ग्लास छोड़ देंगे तब तो वो एक तरफ से लाइट आएगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा, तो इसलिए एक तरफ इसको ढक देते हैं। और ध्यान से देखिए, जो हम लोग सिल्वर लेयर इस तरह से चढ़ाए हैं तो ये खराब ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक गाढ़े रंग का पेंट भी कर देते हैं, तो इस तरह से हम लोग का ये मिरर बन जाता है। अब जो है आप लोग देख लीजिए कि ये जो हम लोग का प्लेन मिरर होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह से लाइन पाड़ते हैं और उस पर इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा लाइन पाड़ देते हैं। तो जिस तरफ हम लोग लाइन पाड़ते हैं वो हम लोग का रुक्ष सतह होता है, यानी ये हम लोग का ढका हुआ वाला भाग है, और इधर साइड हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी यहीं से सारा रिफ्लेक्शन ये सब होगा। अब हम लोग जो है कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो कि हर मिरर के लिए आप लोगों को याद करना है, क्योंकि ये सारा मिरर में सेम ही होता है। यानी ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग का आता है इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। यानी ध्यान से देखिए, जहां से भी प्रकाश इस तरह से आ रहा है, यानी मान लेते हैं ये हम लोग का एक मिरर था, प्लेन मिरर हो या कर्व मिरर, कैसा भी मिरर हो, एक मिरर था जिसमें हम लोग का इस साइड इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा लाइन दिया हो, यानी ये ढका हुआ भाग है, और इधर साइड हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर जो प्रकाश इस तरह से आ रहा है, जो लाइट आ रहा है, उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं।
फिर उसके बाद जो इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होता है तो इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। फिर इंसिडेंट रे है, वो मिरर पर जिस भी पॉइंट पर यहाँ पर इंसिडेंट होता है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु बोलते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हम लोग का मिरर है उससे ये जो हम लोग का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ से एक हम लोग 90 डिग्री पर एक लाइन पाड़ते हैं और इस लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं यानी कि अभिलंब बोलते हैं। और ये जो अभिलंब होता है इसके और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो हम लोग का इस अभिलंब यानी ये जो नॉर्मल लाइन है और ये वाला जो हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे है इन दोनों के बीच का एंगल को हम लोग परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी बस 5 ही चीज है, जो लाइट आ रहा है उसको हम लोग आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे बोलेंगे, जो लौट के जा रहा है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, जो फिर बीच में हम लोग एक लाइन पार देंगे इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, और इन दोनों के बीच का एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इन दोनों के बीच का कोण को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आप लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा होगा। तो 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और इसी के आधार पर हम लोगों का जितना भी जो हम लोग का इमेज फॉर्मेशन होता है वो इसी के आधार पर होता है। तो सबसे पहला लॉ है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। यानी अभी हम लोगों ने जो बहुत सारे टर्म्स देखा था उसमें से हम लोग का इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल लाइन था और जो हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे था, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं यानी एक ही प्लेन में होते हैं। और ये मतलब इसका सीधा मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम लोग का ये मान लेते एक पेज है तो इस पेज को अगर हम लोग प्लेन मान ले तो जो तीनों होगा वो इसी पेज पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि पेज के ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, नहीं होगा, बल्कि इसी पर होगा, यानी एक ही प्लेन में होता है ये तीनों। फिर उसके बाद दूसरा लॉ है जो कि आपतन और परावर्तन कोण के मान समान होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। यानी यहाँ पर अगर हम लोग इस फिगर में वापस देखें तो ये वाला एंगल जो था और ये वाला एंगल, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। ये हम लोग का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। अब हम लोग जो है चलते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है उससे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, और फिर हम लोग जाकर स्फेरिकल मिरर देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, इसे हम लोग जो है डायग्राम से समझ लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर से। तो ध्यान से देखिए, ये हम लोग का प्लेन मिरर है जिसका इधर साइड वाला जो है ये हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि इधर साइड हम लोग इस तरह से लाइन लाइन पार्ट दिए, यानी ये वाला हम लोग का ढका हुआ भाग होगा। तो इस तरह से ये हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब मान लेते हैं ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस मिरर के आगे रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इसका हम लोगों को इमेज बनाना है। तो इमेज हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज बनाने के लिए कोई भी 2 लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई भी 2 इंसिडेंट रे हम लोग इस पर बनाएंगे। यानी मान लेते हैं ये जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम लोग 2 लाइट इस तरह से निकालते हैं। एक लाइट यहाँ पर इस तरह से गया इस डायरेक्शन में, और हम लोग जो है डायरेक्शन भी इस तरह से दिखा देंगे कि इस डायरेक्शन में इस तरह से लाइट आया और एक लाइट इस डायरेक्शन में आया। अब जैसे ही ये इस मिरर से टकराएगा, तो अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। यानी सबसे पहले तो जिस भी बिंदु पर ये टकराएगा वहां पर ये हम लोग का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और इसी पर हम लोग 90 डिग्री का एक लाइन पार देंगे तो ये हम लोग का नॉर्मल लाइन हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पर भी ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और यहाँ पर भी एक 90 डिग्री पर लाइन पार देंगे इस मिरर से होते हुए, तो ये हम लोग का नॉर्मल हो जाएगा। तो यानी 2 नॉर्मल इस तरह से बना लिए। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, यानी जितना ये एंगल होगा उतना ही हम लोग नापेंगे और यहाँ पर बना देंगे। तो ये दोनों एंगल जब बराबर होगा, यानी फिर इतना एंगल पर हम लोग एक लाइन इस तरह से पार देंगे, तो ये हम लोग का बन जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, जो कि इस डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी एंगल आई और एंगल आर बराबर हो जाएगा, तो इस तरह से इस डायरेक्शन में ये लाइट जो है ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो 2 लाइट है ये तो दिख रहा है कि ऐसे जाते जाएगा और कभी भी मिलेगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग इसको मिरर के और पीछे इस तरह से आगे बढ़ाते हैं इस दोनों लाइन को, रिफ्लेक्टेड रे को, तब ध्यान से देखिए ये किसी एक पॉइंट पर जाकर इस तरह से मिल जाएगा। और जहाँ पर भी आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो जहाँ पर भी जाकर मिलता है वही इमेज होता है। तो यानी ये जब हम लोग इस तरह से लाइन को बढ़ाए तो यहाँ पर जाके मिला, तो यही हम लोग का इमेज बन गया। यानी इस ए ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मिरर के पीछे हम लोग का बन गया इमेज। अब ध्यान से देखिए, प्लेन मिरर में एक और बात होता है कि जो इमेज होता है वो बराबर दूरी पर होता है मिरर से। यानी जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर ए था तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी ए ही होता है।
अब इसमें एक और बात भी है कि ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो इमेज है ये हम लोग का कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, यानी मिरर के अंदर बन रहा है। और मिरर के अंदर जो है बन रहा है तो वहाँ पर लाइट तो नहीं पहुँच पा रहा होगा। ध्यान से देखिए हम लोग इस तरह से डॉटेड लाइन करके जब बढ़ाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये लाइट वहाँ तक रियल में नहीं जा रहा है बल्कि वर्चुअल में जा रहा है, यानी बस हम लोग इस तरह से बढ़ाकर यहाँ पर मिला दिए लेकिन लाइट यहाँ पर पहुँच नहीं रहा है। तो इसलिए ये जो इमेज बनेगा ये हम लोग का कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज। तो इससे आप लोगों को एक और चीज़ पता क्या चला कि जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा हम लोग का वर्चुअल इमेज ही बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब ध्यान से देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, यानी बस एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो बड़ा सा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि एक पॉइंट जैसा ही ऑब्जेक्ट हो। जब बड़ा ऑब्जेक्ट हो, यानी ध्यान से देखिए इस तरह का जब ऑब्जेक्ट होता है, कोई बड़ा सा कैसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसमें भी हम लोग करते यही सेम चीज़ है, यानी बहुत सारा पॉइंट उस ऑब्जेक्ट पर ले लेते हैं। और ये ध्यान से देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये समझने के लिए ये डायग्राम बनाया है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग बहुत सारा पॉइंट ले लिए और हर बिंदु पर वही सेम काम करेंगे कि कोई भी दो लाइट उस बिंदु से ऐसे ऐसे करके भेजेंगे जो कि इस मिरर से टकराकर और एंगल ऑफ यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करते हुए, यानी सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का एक अभिलंब बनेगा, यहाँ पर भी एक अभिलंब बनेगा और जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल पर एक लाइन इस तरह से चल जाएगा। और दोनों लाइन इस तरह से जब जाएगा तो ये यहाँ पर इस साइड तो बढ़ते ही जाएगा, मिलेगा नहीं कभी। तो ये इमेज के मिरर के पीछे इस तरह से जहाँ पर भी मिलेगा वहीं पर इस पॉइंट का हम लोग का इमेज बन जाएगा। यानी ये हम लोग मान लेते एक ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज यहाँ बना, फिर उसी तरीका से इसमें भी हम लोग करेंगे कि एक लाइन इस तरह से गया और एक लाइन यहाँ पर और दोनों फिर यहाँ पर जाकर मिल गया, तो ये हम लोग का एक पॉइंट हो गया। इसी तरह से हर पॉइंट का हम लोग इमेज बना लेंगे और सबको जब मिलाएंगे तब हम लोग को वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग एक और बात गौर करिएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो है कि ये जितना ऑब्जेक्ट दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था मिरर के आगे उतना ही दूरी पर इमेज भी है। तो ये तो आप लोगों ने अभी उस पॉइंट ऑब्जेक्ट में भी देखा था। लेकिन यहाँ पर एक और बात क्या होता है कि इसमें हम लोग का लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम लोग को पार्श्व व्युत्क्रमण होते हुए दिखता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए जो बी वाला साइड था वो इधर साइड था, जबकि इसमें बी डैश जो है वो इसका इमेज बना था जो कि उधर साइड बन गया है। यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम लोग का लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखने लगता है। आप लोगों ने मिरर के आगे अपना हाथ उठाकर भी देखा होगा कि आप लोग को जो है राइट वाला हैंड जो होता है वो लेफ्ट कभी कभी दिखता है और लेफ्ट वाला राइट दिखता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो हम लोग का प्लेन मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट जो है कैसा बनाता है, सबसे पहले तो वर्चुअल बनाएगा क्योंकि वहां तक लाइट नहीं पहुंच रहा है, और साथ ही हम लोग का वो लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। और एक बात और है कि ये जो इमेज होता है ये बराबर साइज का होता है, यानी जितना साइज का यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही साइज का इमेज भी रहेगा। तो और यहाँ पर यानी कि अब अगर हम लोग इस पूरे चीज़ को समराइज करें तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि प्लेन मिरर जो होता है वो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, सेम साइज का बनाता है, यानी जितने का ऑब्जेक्ट है जितने साइज का उतने ही साइज का ऑब्जेक्ट इमेज भी बनेगा। फिर उसके बाद ये लेटरल इन्वर्टेड होता है, यानी राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखता है। फिर उसके बाद दूरी बराबर होता है मिरर से, यानी जितने दूरी पर इमेज है ऑब्जेक्ट है उतने ही दूरी पर इमेज भी होता है। और एक लास्ट क्या याद रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये हमेशा सीधा ही बनेगा, यानी अगर हम लोग सीधा खड़ी रहेंगे तो सीधा ही दिखेंगे, उल्टा नहीं दिखेंगे प्लेन मिरर में। लेकिन आगे हम लोग जो स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे उसमें उल्टा इमेज भी बनता है, लेकिन प्लेन मिरर का ये सब प्रॉपर्टी था जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब आप लोग जो है कुछ और बात भी देख सकते हैं जो कि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्लेन मिरर से ही जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो मैंने अभी लेटरल इन्वर्जन बताया था उसे आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि ध्यान से देखिए जैसे बी यहाँ पर लिखा होता है तो मिरर में हम लोग को उल्टा इस तरह से बी दिखता है, एन इस तरह से लिखा होता है तो एन इस तरह से दिखता है, क इस तरह से लिखा होता है तो क इस तरह से दिखने लगता है। यही हम लोग का लेटरल इन्वर्जन होता है। अब हम लोग जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम लोग दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे, यानी ध्यान से देखिए थीटा जो है और कुछ नहीं होता है बल्कि कोई भी कोण होता है, यानी किसी भी एंगल से अगर हम लोग मिरर को घुमाते हैं तो जो हम लोग का परावर्तित किरण यानी जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो 2 थीटा कोण से घूम जाता है। यानी ध्यान से देखिए सबसे पहले मिरर इस तरह से रखा हुआ था, अब हम लोग क्या किए इस मिरर को इस तरह से घुमा दिए, यानी यहाँ पर इस तरह से मिरर को थीटा कोण से इस तरह से घुमा दिए, तो इस तरह से अब मिरर हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लाइट आ रहा था इस मिरर पे वो यहाँ पर टकराया था तो इसको हम लोग ओ नाम दिए, और यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल लाइन बनाए और उसके बाद जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरह से बनाए। तो यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यानी ये लाइट इस तरह से आया और यहाँ इस तरह से चला गया। लेकिन अब हम लोग क्या किए कि इस मिरर को घुमा दिए थीटा कोण से, तो थीटा कोण से घुमाने पर हम लोग का जो ये रिफ्लेक्टेड रे होता है ये 2 थीटा कोण से इस तरह से घूम जाता है। ये जो है ये आप लोग आगे के क्लास में और अच्छे से समझेंगे भी, अभी आप लोग बस इसे याद रख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
फिर उसके बाद आप लोग ये ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग कोई भी दो प्लेन मिरर को लेते हैं और उसको 90 डिग्री पर इस तरह से खड़ा करके रख देते हैं, यानी एक इस तरह से और एक इस तरह से, जिसका दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे के इस तरह से सामने हो, तो उससे हम लोग का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग रखते हैं तो तीन इमेज बनता है। यानी ध्यान से देखिए, अगर सिंपल एक प्लेन मिरर रहो तब हम लोग का अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका सिर्फ एक ही इमेज बनेगा, लेकिन अगर हम लोग दो मिरर को इस तरह से 90 डिग्री के कोण पर रख देते हैं तब हम लोग का तीन इमेज बनता है। यानी सबसे पहले ये जो ए ऑब्जेक्ट है उसका इस मिरर में हम लोग का ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर हम लोग का एक इमेज बनेगा, और उसके बाद ये दोनों से मिलकर हम लोग का एक और इमेज यहाँ पर बन जाता है, तो यानी तीन इमेज बनता है टोटल में। फिर उसके बाद एक और है कि अगर हम लोग किसी दो मिरर को एक दूसरे के पैरेलल में रख दे, यानी इस तरीके से, और इधर साइड हम लोग का ढका हुआ भाग रहेगा, तो अगर हम लोग इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका अनंत प्रतिबिंब बनता है, यानी हम लोग का इन्फिनिट नंबर ऑफ हम लोग का इमेज बन जाएगा, यानी इसका प्रतिबिंब हम लोग को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भर भर के प्रतिबिंब दिखेगा। फिर उसका चौथा अगर हम लोग देखें तो कोई भी प्लेन मिरर है और उस पर अगर कोई व्यक्ति जो है वो भी वेग से, यानी भी स्पीड से इस तरह से मिरर के ओर जा रहा है, तो उसको जो है अपना प्रतिबिंब, यानी मान लेते ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो उसका यहाँ पर हम लोग का इमेज बन रहा होगा। अब ये अगर इस डायरेक्शन में इस तरह से भी वेग से जा रहा है तो उसको जो है ऐसा लगेगा कि ये जो इमेज है वो उसके तरफ 2 भी वेग से आ रहा है, यानी दुगने वेग से उसके ओर आ रहा है, ऐसा उसको प्रतीत होगा। तो इसी के साथ हम लोग का प्लेन मिरर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं स्फेरिकल मिरर पर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी गोलीय दर्पण पर। तो ध्यान से देखिए, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। यानी प्लेन मिरर में हम लोगों ने देखा था कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो बिल्कुल प्लेन था, लेकिन इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह होता है वो किसी खोखले गोले का भाग होता है। यानी ध्यान से देखिए, हम लोगों को जो है गोलीय दर्पण में दो तरह का दर्पण पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग का आता है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। तो इसमें हम लोग का ध्यान से देखिए, सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ये खोखले गोले का भाग होता है, यानी जो हम लोग का स्फीयर होता है उसका भाग होता है, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। यानी एक स्फीयर है, उसका हम लोग कोई छोटा सा भाग जब ले लेते हैं तो यही हम लोग का स्फेरिकल मिरर कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी दो तरीके का हो सकता है। एक तो होगा कि हम लोग एक गोला लिए, उसका एक भाग लिए और उसका इस डायरेक्शन में हम लोग इसको इस तरह से ढक दिए, यानी लाइन लाइन पाट दिए, तो यहाँ पर यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये हम लोग का गड्ढा वाला भाग है, यानी अंदर वाला भाग है। जब अंदर वाला भाग इस तरह से हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी इनवर्ड वाला हिस्सा, तब हम लोग कहते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि उल्टा करें कि यानी इसी गोले का हम लोग एक भाग ले और इसको अंदर की तरफ इस तरह से रंग दे, यानी अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये हम लोग का उभरा हुआ भाग है, यानी ये हम लोग का आउटवर्ड वाला है, तो इसीलिए इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। यानी ये हम लोग का जो इनवर्ड के तरफ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जो आउटवर्ड की तरफ निकला हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब उसके बाद जो है हम लोग जो है इसमें भी हम लोगों को पढ़ना होगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इन दोनों मिरर से, यानी अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से। लेकिन उससे पहले हम लोग को इसमें भी कुछ कुछ टर्म्स पढ़ना होगा, जैसे प्लेन मिरर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ये सब, तो वो सब इसमें भी काम आएगा। यानी ध्यान से देखिए, ये इस तरह से लाइट आ रहा है तो इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, फिर इस तरह से चला गया तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, उसी तरह से इसमें भी आ रहा है तो इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे। इसमें भी हम लोग चाहे तो अभिलंब बना सकते हैं, यहाँ पर अभिलंब बन जाएगा, तो इस तरह से ये सब तो इसमें भी काम आएगा। लेकिन इसमें हम लोग को स्फेरिकल मिरर में कुछ और टर्म्स भी देखना है, तो अब हम लोग जो है सारा टर्म्स को एक एक करके देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो मिरर होता है उसमें जो हम लोग का एक पॉइंट हो, बीच में हम लोग एक पॉइंट को लेते हैं, यानी ये जो मिरर है उसका ठीक बीच में हम लोग मिडल पॉइंट लिए। इस मिडल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ध्रुव, यानी कि इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इंग्लिश में पोल बोलते हैं। ये हम लोग का पोल हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो जिस भी गोले का भाग है, यानी ध्यान से देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर, ये एक स्फीयर का भाग होता है। तो जिस भी स्फीयर, जब हम लोग इस स्फीयर को कंप्लीट करते हैं तो उस स्फीयर का जो हम लोग का सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। फिर उसके बाद यहाँ से ले जाके यहाँ इस पी तक का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल है तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक ये एक हम लोग का रेडियस होगा, तो यही हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी वक्रता त्रिज्या। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए, इन दोनों के ठीक बीच में हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, उसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए, जो P और F के बीच का दूरी है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी फोकस दूरी। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, जो P और C है ये दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन इस तरह से अगर हम लोग पार दें तो इसको हम लोग प्रधान अक्ष, यानी कि बोलते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस।
अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि ये जो हम लोग का मिरर है यहाँ से यहाँ तक इस तरह से है, बाकी तो हम लोग बस डॉटेड लाइन से ऐसे ही बनाए हैं। तो यहाँ से ले जाके यहाँ तक का जो इस तरह से डिस्टेंस होता है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं अपर्चर यानी कि द्वारक। तो यही इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और ये जो है बहुत बार जब आप लोग रे डायग्राम बनाएंगे, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग को अपने आप ही याद हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम लोग का एक पी होता है जो कि मिडल पॉइंट होता है, फिर उसके बाद जो भी सर्कल बनाएंगे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फिर इन दोनों के बीच में हम लोग का फोकस होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग का अपर्चर होता है जो कि काम नहीं आएगा ज़्यादा। और उसके बाद ये जो लाइन होता है पी और सी से होते हुए जाने वाला, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस होता है। एक और चीज ध्यान दीजिए कि जो फोकस होता है वो हमेशा दो फोकस होता है, एक प्राइमरी फोकस और एक द्वितीय फोकस यानी कि सेकेंडरी फोकस। अब दो फोकस क्यों होता है? क्योंकि ध्यान से देखिए फोकस का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि प्रधान अक्ष का वो बिंदु जिसका प्रतिबिंब दर्पण अनंत पर बनाए। यानी ध्यान से देखिए ये हम लोग का प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस पर कोई ऐसा पॉइंट जिसका इमेज जो है वो दर्पण यानी कोई भी मिरर जो है वो अनंत यानी इन्फिनिटी पर बनाए, तब हम लोग उसको प्राइमरी फोकस बोलते हैं। यानी मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे हम लोग इमेज बनाने के लिए कोई भी दो लाइट को इस तरह से यहाँ पर इंसिडेंट कराएंगे, और ये इंसिडेंट लाइट अगर यहाँ पर इस तरह से पैरेलल चल जाए इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तब हम लोग कहते हैं कि ये पैरेलल जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये दोनों लाइट कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल जा रहा है। तो यहाँ यानी कि इसका जो इमेज बनेगा ये इस तरह से बढ़ते ही जाएगा, तो इन्फिनिटी पर जाकर इसका इमेज बनता है। तब हम लोग कहते हैं कि ये जो पॉइंट था ये हम लोग का पहला फोकस था, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ का इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बन रहा है। जबकि जो दूसरा फोकस होता है वो क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, और उसका जहाँ पर इमेज बने जिस पॉइंट पर, उसको हम लोग दूसरा फोकस बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए जैसे यहाँ पर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से दो लाइट इस तरह से पैरेलल अगर आएगा और वो जो है वो इस तरह से जाकर मिल जाएगा कहीं एक पॉइंट पर इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, तब वो पॉइंट जो होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से दो लाइट आकर यहाँ पर मिल जाएगा, तो यही जो पॉइंट होगा इसी को हम लोग फोकस बोलेंगे। अब ध्यान से देखिए जो मिरर होता है उसके लिए ये दोनों ही फोकस यानी प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस एक ही होता है, तो इसलिए इसमें उतना झंझट नहीं है, हम लोग को एक ही फोकस याद रखना है। और इसको याद रखने का बहुत ही एकदम आसान सा तरीका है, क्योंकि ध्यान से देखिए दो मिरर है, एक हम लोग का कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो दोनों में हम लोग का एक में फोकस इधर साइड होता है, एक में इधर साइड। तो उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? ध्यान से देखिए सबसे पहले तो जब भी हम लोग मिरर बनाएंगे तो याद रख लिए हम लोग जो है एक ही डायरेक्शन में बनाएंगे। यानी ये हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले एक इस तरह से कर्व बनाएंगे, और मान लेते हैं इस तरफ अगर हम लोग इस तरह से ढक देंगे, तो ध्यान से देखिए ये उभरा हुआ भाग जो है ये हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसलिए ये हम लोग का कॉन्वेक्स हो जाएगा यानी उत्तल दर्पण। अब अगर हम लोग जो है इस तरह से उल्टा बना देंगे और फिर इस तरफ से ढक देंगे, यानी ढकना हमेशा उधर साइड है, ये एक अच्छा तरीका होता है करने का। यानी करने का हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दर्पण को मिरर को हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग मिरर को बनाएंगे और इधर साइड इस तरह से लाइन पार देंगे, तो ये हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि अंदर की तरफ है, तो इसलिए हम लोग इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो ये जो दोनों मिरर है, तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग इस गोले को पूरा कंप्लीट कर दे, तो ध्यान से देखिए इसी गोले को कंप्लीट करने पर इसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर ये जो मिरर है इसका जो मिडल पॉइंट होगा उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों के ठीक बीच में हम लोग का फोकस होता है। और जबकि अगर ये वाला जो मिरर है कॉनकेव मिरर, इसमें भी अगर हम लोग चाहे तो इसको इस तरह से पूरा गोल कंप्लीट कर सकते हैं, फिर इसका सेंटर सी हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर ये इसका जो मिडल पॉइंट होगा ये पी हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों के बीच का पॉइंट एफ हो जाएगा। तो ये हम लोग का दोनों का फोकस होता है, यानी जो कॉन्वेक्स होता है मिरर होता है उसका फोकस इस साइड होता है, और जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकस इस साइड होता है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए एक और चीज़ यहाँ पर होता है कि जो फोकस होता है वो अभी मैंने बताया था कि फोकल लेंथ जो होता है यानी जो फोकस दूरी होता है, यानी ध्यान से देखिए अगर हम लोग एक मिरर बनाते हैं, मान लेते हैं ये अवतल दर्पण बनाए, यहाँ पर इस तरह से रंग दिए, तो इसको जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर सी होता है, यहाँ पर हम लोग का पी होता है, और इन दोनों के ठीक बीच में हम लोग का एफ होता है, और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ, यानी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं यानी फोकल लेंथ, और जो सी से ले जाके इस पी तक का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक और चीज होता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा आधा होता है।
क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था कि जो फोकल एफ होता है ये इन दोनों पॉइंट के बिल्कुल ठीक बीच में होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये इस पूरे दूरी का बिल्कुल आधा होगा। तो इसको हम लोग जो है इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप लोग जो है नोट्स डाउनलोड करके उसमें पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल सा ही प्रूव है, लेकिन ये प्रूव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप लोग को ये याद रखना है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हमेशा आधा होता है। अब हम लोग चलते हैं इमेज फॉर्मेशन पर। तो ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने दो मिरर जो पढ़ा है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उन दोनों से इमेज कैसे फॉर्म होता है ये हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को जो है 4 इस तरह से नियम होता है वो याद रखना है, और इन चारों में से किसी 2 का इस्तेमाल करके हम लोग इमेज को बनाते हैं। यानी सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि कोई भी लाइट है वो अगर सी से होकर जाता है तो वो परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही रास्ते लौट जाता है। यानी ध्यान से देखिए, ये चारों को आप लोग जो है डायरेक्ट इस तरह से भी समझ सकते हैं, और दोनों दर्पण में के लिए ये सेम ही होता है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा याद रखने में। ध्यान से देखिए, मान लेते सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर में जब भी आप लोगों को इमेज बनाना होगा तो सबसे पहले क्या काम करना है, इसे आप लोग याद कर लीजिए कि सबसे पहले हम लोग जो है मिरर बनाएंगे। मिरर कैसे बनाते हैं, एक इस तरह से कर्व लाइन बना देंगे और इस तरह से लाइन पार देंगे एक तरफ, यानी ये हम लोग का ढका हुआ भाग हो गया। तो ये अंदर की तरफ इस तरह से इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हम लोग का कॉनकेव मिरर हो गया। अब इस कॉनकेव मिरर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इस तरह से सीधा लाइन पार देंगे। अब ये जो सीधा लाइन है ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कि हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग जो है इस यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे, इसको हम लोग पी नाम दे देंगे, यानी हम लोग का ये पोल हो गया, यानी हिंदी में ध्रुव। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दूरी पर हम लोग एक और पॉइंट लेंगे, उसको हम लोग एफ नाम देंगे, और जितना ये दूरी है उतना ही दूरी पर हम लोग एक और पॉइंट देंगे, इसको हम लोग सी नाम देंगे। यानी ये हम लोग का एफ से फोकस हो गया और ये सी से यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इतना काम हम लोग दोनों मिरर के लिए करेंगे। यानी अगर हम लोग को उत्तल दर्पण के लिए करना होगा तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से मिरर बना लेंगे, इस तरफ से ढक देंगे, और फिर हम लोग एक बीच से लाइन पार देंगे, और जहाँ पर भी ये लाइन इस मिरर पर इंटरसेक्ट करेगा उसको पी नाम देंगे। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए, लेकिन ये गोल जो है ये इस तरफ बनेगा, इसलिए हम लोग इसमें फोकस भी उस तरफ बनाएंगे, और इतना ही दूरी पर हम लोग सी एक पॉइंट और ले लेंगे। तो ये हम लोग का यहाँ पर फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, जो 4 नियम है वो क्या है। सबसे पहला है कि जब भी कोई लाइन है वो सी से होकर जाएगा तो वो अपने ही रास्ते लौट जाएगा। यानी ध्यान से देखिए, एक लाइट था वो इस तरह से आया और सी से होते हुए, यानी इस तरह से सी से होते हुए आया, और जब भी ये मिरर पर इस तरह से टकराएगा तो ये अपने ही रास्ते वापस लौट जाएगा। यानी यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एक ही होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी इस तरफ से आया था और इस तरफ से चला जाएगा। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो एक लाइन है वो ध्यान से देखिए सी पर इस तरह से गया तो यहाँ पर ये वापस इसी डायरेक्शन में लौट गया। फिर उसका दूसरा नियम होता है कि जो F से जाता है लाइन वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है, यानी पैरेलल हो जाता है। यानी मान लेते हैं ये हम लोग का इस तरह से एक लाइट था जो कि इस P से होते हुए आ रहा था, तो जब ये मिरर से टकराएगा तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल इस तरह से चला जाएगा। फिर तीसरा इसी का उल्टा होता है कि अगर कोई लाइन है जो कि पैरेलल आ रहा है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो F से होते हुए यानी फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और फिर चौथा क्या है कि जो P पर आने वाला किरण होता है, यानी कोई लाइट है जो कि इस तरह से P पर आएगा तो वो अभी आप लोगों ने एक और चीज पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है। यानी जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल बनाते हुए ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 चीज आप लोग को याद रखना है। यानी इस मिरर में भी अगर हम लोग इसको देखें तो सबसे पहला क्या था कि अगर C पर इस तरह से आएगा तो वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। दूसरा क्या था कि अगर हम लोग का कोई लाइन है जो कि F पर इस तरह से आएगा, यानी F पर के डायरेक्शन में इस तरह से आ रहा था, तो ये ध्यान से देखिए रिफ्लेक्ट तो यहीं पर हो जाएगा, मिरर पर यहीं पर टकराएगा और यहाँ पर टकरा के ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। फिर तीसरा था कि अगर पैरेलल आ रहा होगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो F से होते हुए चला जाएगा। यानी ध्यान से देखिए इस तरह से टकराया तो ये इस तरफ से चला गया, यानी ये F से होते हुए इस तरह से चला गया। चौथा क्या था कि अगर कोई लाइन है जो कि इस तरह से P पर टकराएगा तो इतना ही जितना एंगल पर ये टकराया है उतना ही एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये इन्हीं चारों में से किन्हीं 2 का इस्तेमाल करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो हम लोग अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग 6 कंडीशन हम लोग को याद करना होता है, और ये याद भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग रे डायग्राम पर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप लोग जो है इन सबको रे डायग्राम से बहुत ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हैं। यानी ये जो है आप लोग को एक टेबल किताब में दिया हुआ है, तो उसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग यहाँ पर यानी 6 कंडीशन दिया हुआ है कि 6 जगह पर अगर हम लोग रखेंगे तो उसका इमेज का पोजीशन क्या होगा, यानी इमेज
कहाँ पर बनेगा, इमेज का साइज कैसा होगा और इमेज का नेचर कैसा होगा। तो यही तीन चीज़ जो है हम लोगों से पूछता है। यानी सबसे पहले हम लोग को दे देगा कि वस्तु जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है और उसका इमेज कहाँ पर बन रहा है, कैसा बन रहा है, आकार कैसा है, प्रकृति कैसा है, ये तीन चीज़ पूछ सकता है। तो सबसे पहला है कि अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर हो तब हम लोग का इमेज कहाँ पर बनेगा और इमेज का साइज कैसा होगा और नेचर कैसा होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग किरण आरेख से इसको समझे तो सबसे पहले हम लोग देखें इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे रखते हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हम लोग सबसे पहले मिरर बनाए। अभी हम लोग जो है कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन होता है, पर इसमें 6 कंडीशन होता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर। अनंत पर का मतलब क्या होता है कि जो ही हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है और जो ये जो सी पॉइंट है इससे थोड़ा सा दूरी छोड़ देते हैं और इसके इधर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कैसे रखते हैं कि सबसे पहले एक लाइन पाड़ते हैं और उसका इस तरह से हम लोग एक ऊपर के और तीर का निशान दे देते हैं। तो इसको हम लोग हेड बोलते हैं और ये हम लोग का टेल कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। अब इसका हम लोगों को अगर इमेज बनाना होगा तो अभी हम लोगों ने जो 4 नियम पढ़ा था उनमें से किसी 2 का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लाइट जो है वो मान लेते हैं यहाँ से आ रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उससे आने वाला सारा लाइट जो होता है वो पैरेलल ही आता है हमेशा। तो इसलिए यहाँ पर से 2 लाइट इस तरह से मान लेते हैं पैरेलल आ रहा होगा। और आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि पैरेलल आता हुआ लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद एफ से होकर जाता है। यानी जब ये यहाँ पर टकराएगा तो ये एफ से होते हुए इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ये लाइन भी जो है ये इस लाइन के पैरेलल आ रहा था तो पैरेलल आकर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर एफ से टकरा जाएगा। यानी ये 2 लाइट जो है ये यहाँ पर आके मिला, कहाँ पर, एफ पर। तो इसलिए इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, एफ पर। अब उसके बाद पूछेगा कि इमेज का साइज कैसा है यानी आकार कैसा है। तो ध्यान से देखिए, ये जो है ये बिल्कुल एकदम छोटा सा दिख रहा है। यानी ऑब्जेक्ट हम लोग का इतना बड़ा सा था, लेकिन क्योंकि इमेज जो होता है वो क्या होता है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मिलता है और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर जाकर मिला है जो कि बहुत छोटा सा एक पॉइंट जैसा है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा, यानी इसको हम लोग हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं। अब उसके बाद दूसरा इसमें पूछेगा कि ये इस इमेज का नेचर कैसा है। तो ध्यान से देखिए, ये जो मिरर है इसके इस डायरेक्शन में बना है यानी रियल दुनिया में बना है। मिरर में अगर बनता तब हम लोग कहते हैं कि वो वर्चुअल है, लेकिन ये मिरर के बाहर बना है इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये वास्तविक है यानी रियल है। और साथ में ये हम लोग का रियल के साथ आप लोगों को याद रखना था क्या कि ये उल्टा ही हमेशा होता है यानी इन्वर्टेड भी है। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है। उसी तरीके से अगला कंडीशन अब क्या है, यानी अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाते जाएंगे। यानी सबसे पहला कंडीशन था कि इन्फिनिटी पर रखें। अब इन्फिनिटी से आगे अगर हम लोग जाएंगे तो इन्फिनिटी और सी के बीच में, यानी सी से परे भी बोल सकते हैं इसको, यानी बियॉन्ड सी बोल सकते हैं, यानी सी से परे यानी सी के बाहर, या फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तब हम लोग का इमेज जो है वो कहां पे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इमेज कैसे बनाएंगे, एक पैरेलल लाइन इस तरह से मान लेते देते हैं, यानी किसी भी 2 का इस्तेमाल करेंगे उन चारों में से। जरूरी नहीं कि इन्हीं 2 का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने किया है, आप लोग किन्हीं भी 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं मान लेते पहला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि पैरेलल एक लाइन जा रहा है तो पैरेलल लाइट जो है वो एफ से होते हुए इस तरह से पास हो जाएगा। फिर दूसरा मान लेते हैं सी से जा रहा है तो सी से जब जाएगा तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि सी से जाने वाला लाइट वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाता है। तो इस तरह से 2 लाइट इस तरह से गया। तो ध्यान से देखिए, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पर कर रहा है, यहां पर। और आप लोगों ने जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करता है वहीं पर इमेज बनता है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग इस पॉइंट का इमेज बना रहे थे, यानी इस पॉइंट से ही दोनों लाइट इस तरह से गया था। तो जहां पर भी ये दोनों मिलेगा वहां पर यही पॉइंट बन जाएगा। यानी अगर ये ए पॉइंट था तो इसका जो यहाँ पर इमेज बनेगा ये ए डैश मान लेते होगा, तो ये इमेज है। और यहाँ पर फिर हम लोग इस ट्रायंगल को इस तरह से, यानी इसका जो हेड था उसको कंप्लीट करके और इसको इस तरह से जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे मिला देंगे, तो यही हम लोग का इमेज बन जाएगा। यानी ए बी एक ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज है यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम से भी बता सकते हैं कि ये इमेज कहाँ पर बना है, तो सी और एफ के बीच में बना है, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना है। फिर उसके बाद इसका साइज कैसा है, तो ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है जबकि ये छोटा दिख रहा है, यानी ये भी हम लोग का डिमिनिश्ड ही बनेगा, लेकिन ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा बल्कि सिंपल डिमिनिश्ड होगा, यानी ये बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा लेकिन छोटा होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका नेचर कैसा है, तो ये भी रियल दुनिया में बना है, तो रियल है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है।
फिर उसका तीसरा कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सी पर रख दें तब इमेज जो है वो भी हम लोग का सी पर ही बनेगा। आप लोग जो है इस रे डायग्राम को देख सकते हैं अच्छे से और खुद से भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं अलग अलग रे का इस्तेमाल करके, यानी जो 4 रे था उसमें से किन्हीं 2 का इस्तेमाल करके। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग क्या किए कि एक पैरेलल दिए है तो एफ से गया है और उसके बाद एक एफ से दिए तो इस तरह से पैरेलल हो गया और ये दोनों जाकर यहाँ पर मिल गया है, तो इस तरह से इमेज बना है। तो ये जो है रे डायग्राम का आप लोग प्रैक्टिस जरूर से करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप लोग को ये टेबल याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लोग इस रे डायग्राम से ही सब कुछ बता देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर हम लोग सी पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो हम लोग का इमेज भी सी पर ही बन रहा है। इमेज का जो साइज होगा वो ध्यान से देखिए बराबर है, तो इसलिए समान आकार का होगा। फिर उसके बाद इमेज का नेचर कैसा होगा, तो रियल दुनिया में बना है तो रियल और इन्वर्टेड। फिर चौथा में हम लोग क्या किए कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा दिए, यानी अब सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो सी और एफ के बीच रखने पर हम लोग का इमेज जो है वो सी से परे बनता है, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में बनता है। और उसके बाद इसका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। और उसके बाद इसका नेचर कैसा होता है, तो रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि रियल दुनिया में बना है। फिर उसके बाद पांचवा हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब इस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाकर इस एफ पर रख रहे हैं। तो इस एफ पर रखेंगे तब हम लोग का जो है ध्यान से देखिए इसमें हम लोग क्या किए कि एक इस तरह से पैरेलल लाइन लिए तो वो एफ से गया और एक लाइन हम लोग सी से इस तरह से दिए, तो इस तरह से ये वापस इसी डायरेक्शन में लौट गया। अब ध्यान से देखिए अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ही लाइन इस तरह से पैरेलल जाते जाएगा, यानी इसका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा। इसका जो आकार होगा वो कैसा बनेगा, तो ध्यान से देखिए ये जब इन्फिनिटी पर बनेगा यानी जहां पर भी ये मिलेगा यानी बहुत दूर जाकर मिलेगा। तो इस तरह से ये जब हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे और इसको जब इस प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका जो साइज होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, यानी कि हाईली इनलार्ज होगा। फिर उसके बाद इसका नेचर कैसा होगा, तो रियल दुनिया में ही बन रहा है तो रियल है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। अब जो छठा कंडीशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए क्या होता है, बाकी सब पांचों में क्या हो रहा था कि इमेज हम लोग का रियल में दुनिया में बन रहा था यानी रियल इमेज था, लेकिन इसमें हम लोग का वर्चुअल इमेज बनता है। यानी अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इमेज को ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, एफ से थोड़ा और आगे बढ़ाकर, यानी एफ और पी के बीच अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब हम लोग का जो इमेज बनता है वो हमेशा इस मिरर के पीछे बनता है। यानी इसको भी हम लोग उसी चारों में से किसी 2 का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो जब हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो ये इस डायरेक्शन में ध्यान से देखिए एक यहाँ पर जा रहा है और एक यहाँ पर, ये दोनों कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम लोग इसको पीछे के डायरेक्शन में इस तरह से एक्सटेंड करते हैं तब ये जाकर कहीं पर मिल जाता है और जहाँ पर भी ये मिलेगा वहीं पर इस पॉइंट का इमेज बन जाएगा। और जब हम लोग इसको इस तरह से कंप्लीट कर देंगे तो ये पूरा हम लोग का ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। अब ये इमेज जो है ये हम लोग का सबसे पहले कहाँ पर बना है, तो ये हम लोग का दर्पण के पीछे बना है यानी बिहाइंड द मिरर बना है। फिर उसके बाद अगर देखें तो इसका साइज कैसा होगा, तो ध्यान से देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, यानी इमेज हम लोग का बड़ा बना है यानी इनलार्ज बना है। फिर उसके बाद हम लोगों से इसका नेचर पूछेगा तो नेचर कैसा है, तो ये हम लोग का आभासी है यानी कि वर्चुअल है क्योंकि रियल दुनिया में नहीं बना है, यहाँ यानी यहाँ तक लाइट नहीं पहुँच रहा होगा। और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है यानी ये इमेज हम लोग का सीधा बना होगा। ध्यान से देखिए हम लोग को दिख भी रहा है कि इमेज सीधा है। तो ये 6 रे डायग्राम आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तब आप लोग को ये याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि आप लोग रे डायग्राम ही बनाकर कहीं पर भी ये तीनों चीज़ बता सकते हैं, यानी इमेज का पोजीशन, इमेज का साइज और नेचर। अब हम लोग जो है देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर से कैसे होता है। तो कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन था, लेकिन ध्यान से देखिए कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही कंडीशन होता है, क्योंकि ध्यान से देखिए जो हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इस तरह का होता है। और इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हम लोग जो है यानी अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रख रहे थे, इसीलिए 6 कंडीशन बना था। लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगह है ही नहीं रखने के लिए, यानी यहाँ पर तो पूरा खाली है, तो इसलिए इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन बनता है। यानी ध्यान से देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो इन्फिनिटी पर रखने पर हम लोग वापस से जो 4 नियम था उनमें से किसी 2 का इस्तेमाल करेंगे। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जब हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर हो तो उससे आने वाला सारा लाइट पैरेलल ही आता है। तो यानी कि इस तरह से 2 पैरेलल लाइन आएगा और पैरेलल लाइन जो होता है वो फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट होता है, यानी ये इस तरह से जब आएगा तो यहाँ पर टकराकर और इस फोकस से होते हुए इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी लाइट आएगा और फिर इस फोकस से होते हुए निकल जाएगा। यानी जब यहाँ पर ये दोनों तो इस तरह से जाते जा रहा है तो ये दोनों तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको मिरर के पीछे इस तरह से एक्सटेंड कर दे तब हम लोग का जो है यहाँ पर ये एफ पर जाकर मिल जाएगा। और ये जो एफ पर मिल रहा है यानी यही हम लोग का ये इमेज बन गया है। और इमेज जो है ध्यान से देखिए ये पॉइंट साइज का है, यानी बहुत ही छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है। और इमेज बना कहाँ पर है, तो एफ पर बना है यानी फोकस पर। और इमेज का नेचर कैसा है, तो ये जो है रियल दुनिया में नहीं बना है बल्कि इमेज के पीछे मिरर के पीछे बना है, तो इसलिए ये हम लोग का वर्चुअल हो गया। और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है यानी सीधा भी है। फिर उसका दूसरा कंडीशन होता है कि इन्फिनिटी और पी के बीच कहीं पर भी रख दे, यानी इस इन्फिनिटी और पी के बीच अगर
अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उससे हम लोग का इमेज कैसा बनेगा। तो सबसे पहले कहाँ पर बनेगा इमेज, तो ध्यान से देखिए हम लोग सबसे पहले एक पैरेलल लाइन दिए तो वो फोकस होते हुए चला गया, और दूसरा लाइन मान लेते हैं यहाँ पर P पर देते हैं। तो P से आप लोगों को पता है कि क्या होता है, जितना एंगल यहाँ पर बनता है उतना ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये वापस यहाँ जा रहा है और एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जा रहा है। तो ये दोनों रियल दुनिया में तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये मिरर के पीछे यहाँ पर जाकर मिल जाएगा, या और इस तरह से हम लोग का फिर ये ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो यानी कि ये हम लोग का इमेज बन गया। अब ये इमेज कहाँ पर बना है, तो P और F के बीच बनता है। और उसके बाद ये इमेज हम लोग का कैसा है, तो ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, ये छोटा, यानी छोटा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। और इमेज का नेचर कैसा है, तो ये भी हम लोग का वर्चुअल दुनिया में बना है, तो वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, यानी दिख भी रहा है कि ये सीधा बना है, तो इस तरह से सीधा होता है। तो इसमें बस यही दो कंडीशन होता है। और इस इमेज फॉर्मेशन पर जो है एक अलग से वीडियो भी बना हुआ है, अगर आप लोगों को डिटेल में और अच्छे से समझना है तो आप लोग उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर होता है उसका उपयोग क्या क्या होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है दो मिरर आप लोगों ने जो पढ़ा है, एक कॉनकेव मिरर एक कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों का उपयोग जो है एग्जाम में जरूर से पूछ देता है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। और इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि ध्यान से देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण होता है उसका सिर्फ दो ही इस्तेमाल है। एक इस्तेमाल है कि हम लोग जो है कोई भी बड़ा क्षेत्र है उसका पूरा प्रतिबिंब हम लोग छोटे रूप में देख सकते हैं, उसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा था कि उत्तल दर्पण में हम लोग का जो इमेज बना था वो बहुत ही छोटा बनता है, तो इसलिए हम लोग अगर कोई बड़ा सा क्षेत्र है तो उसका अगर हम लोग को इमेज छोटा, उसको हम लोगों को छोटा में देखना होता है तब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इस्तेमाल इसका क्या है कि जो गाड़ी का पार्श्व दर्पण यानी जो साइड मिरर होता है, गाड़ी के जो साइड में मिरर लगा होता है वो भी हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो पीछे का जितना भी चीज होता है वो उस ड्राइवर को छोटे रूप में वहां पर दिख जाता है ताकि उसको बड़ा क्षेत्र पीछे दिखे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव मिरर में क्या क्या आता है। तो इन दोनों के अलावा जितना भी चीज दिखेगा क्वेश्चन में तो वो सब आप लोग इसमें लिख दीजिएगा, यानी कॉनकेव मिरर में। जैसे सबसे पहले है कि टॉर्च, सर्च लाइट या गाड़ियों के अग्रदीप यानी जो हेडलाइट होता है गाड़ी का, वो सब में हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जब कोई भी लाइट इस तरह से जाता है तो वो उसको और इस तरह से बिखेर देता है, यानी और फैलाकर आगे की ओर फेंकता है, जिसके कारण लाइट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग वहां पर टॉर्च, सर्च लाइट या हेडलाइट इन सब में क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर का। फिर उसके बाद जो है दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर होता है यानी जो शेविंग मिरर होता है उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जो डेंटिस्ट होता है यानी दंत चिकित्सक, वो दांतों को चेक करने के लिए भी इसी दर्पण का इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद सौर भट्टी यानी जो सोलर फर्नेस होता है यानी जो सूर्य का ऊर्जा होता है उससे चलने वाला जो भट्टी होता है उसमें भी इसका ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो होता है क्या होता है, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है उसको एक जगह पर केंद्रित कर देता है, यानी एक जगह पर फोकस कर देता है, इसलिए ये हम लोग का इस अवतल दर्पण का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और एक इस्तेमाल किया जाता है परावर्तक दूरबीन में, यानी जो हम लोग का दूरबीन होता है, टेलीस्कोप होता है, उसमें भी इसी का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग चलेंगे मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र पर, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो एक और चीज पढ़ना है जो कि होता है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर से होने वाला जो रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए चिन्ह परिपाती यानी साइन कन्वेंशन, यानी कि हम लोग जो है किस डायरेक्शन में कौन सा चिन्ह लेंगे, यानी प्लस का चिन्ह लेंगे कि माइनस का, ये आप लोगों को समझना होगा, तभी आप लोगों को मिरर फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। और इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आता है वो इसी से आता है, मिरर फॉर्मूला से ही, तो इसीलिए मिरर फॉर्मूला को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा। तो ये जो है ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत सिंपल सा ही चीज़ है कि ध्यान से देखिए कोई भी दोनों मिरर के लिए ये सेम ही होता है। यानी जब मान लेते हैं इस तरह से हम लोग एक मिरर बनाते हैं, अब इस मिरर में हम लोग का ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, अब जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग पॉइंट पी नाम देते थे यानी पोल। अब ये जो पोल होता है इसी को हम लोग मूल बिंदु यानी ओरिजिन मानकर चलते हैं, यानी मैथ में आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा ही है, यानी इसमें हम लोग जो है इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया यानी मूल बिंदु। अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि इस डायरेक्शन में यानी इस मूल बिंदु से इधर साइड जितना भी हम लोगों का डिस्टेंस होगा यानी दूरी होगा उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे यानी प्लस में, और इस तरफ जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग निगेटिव में लेंगे। और उसके बाद ऊपर के डायरेक्शन में यानी इस लाइट के ऊपर के डायरेक्शन में जितना भी हम लोग का चीज होगा उसको हम लोग प्लस में लेंगे, और नीचे के डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग निगेटिव में लेंगे। तो बिल्कुल ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा ही है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब इसमें दो और चीज आप लोग याद कर लीजिए कि जो वस्तु होता है यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हम लोग मिरर के लेफ्ट साइड ही रखते हैं यानी बाईं ओर ही रखते हैं, और जो लाइट भी होता है वो हम लोग का लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो भी इस डायरेक्शन में होता है, यानी जो हम लोग का इंसिडेंट रे होगा वो इसी डायरेक्शन में इस तरह से जाएगा, क्योंकि लाइट जो होता है वो हमेशा मिरर की तरफ ही जाएगा तभी जाके
जाकर रिफ्लेक्शन होगा, तो इसलिए लाइट का डायरेक्शन हमेशा यही होगा। अब हम लोग जो है मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं मिरर फॉर्मूला बता देता हूं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब ध्यान से देखिए, इसमें v क्या है, u क्या है, f क्या है, यही हम लोग को पहले समझना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो u होता है, u हम लोग का होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि वस्तु दूरी, यानी मिरर से वस्तु कितनी दूरी पर है वही हम लोग का वस्तु दूरी होता है, यानी जिसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद फोकस दूरी तो आप लोगों को पता ही है कि p से ले जाकर f तक का दूरी जो होता है, यानी अगर हम लोग इसको डायरेक्ट मिरर में अगर समझे तो मान लेते हैं ये मिरर है, ये हम लोग का पोल होता है, फिर इतना दूरी पर मान लेते हैं फोकस लेते हैं और इतना ही दूरी पर फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये ए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ इस मिरर से ले जाकर यानी इस पी से ले जाकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग यू बोलेंगे, यानी इमेज डिस्टेंस। और फिर उसके बाद मान लेते हैं इसका इमेज जो है वो कहीं यहाँ पर जाकर बन जाता है, जरूरी नहीं है कि वो इसी साइड बने, उस साइड भी बन सकता है, कहीं पर भी बने। तो वो जहाँ पर भी इमेज बनेगा तो वो वहाँ से मिरर तक का जो दूरी होगा उसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक भी हो गया, यानी इमेज डिस्टेंस। और फोकस दूरी तो आप लोग को पता ही है कि पी से ले जाकर एफ तक का डिस्टेंस होता है। और उसके बाद आर क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, आर जो होता है वो वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ से ले जाके सी तक का जो दूरी होता है। तो ये चार चीज आप लोगों को याद रखना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो मिरर फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें से हम लोगों को जो है कि कोई भी दो चीज़ दिया हुआ रहेगा और तीसरा चीज़ बोलेगा फाइंड करने के लिए, तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके फाइंड करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग जो है इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग बस इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। और अगर प्रूफ देखना है तो आप लोग जो इसका फाइल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसमें आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन पर। यानी ध्यान से देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वो उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर में देखते हैं तो वो जो इमेज बनता है वो कभी छोटा बनता है या कभी बड़ा बनता है या फिर कभी बराबर आकार का बनता है। तो इसी को हम लोग जो है इसी मैग्निफिकेशन के द्वारा पता कर सकते हैं। यानी मैग्निफिकेशन होता क्या है, जो प्रतिबिंब का साइज है और वस्तु के साइज का अनुपात को ही आवर्धन बोलते हैं, यानी रेशियो ऑफ इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज। यानी अगर हम लोग मैग्निफिकेशन को ध्यान से देखिए m से रिप्रेजेंट करते हैं और m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई, यानी जितना भी प्रतिबिंब का आकार है और जितना भी वस्तु का आकार है इन दोनों का जो रेशियो होगा इसी को हम लोग आवर्धन बोलते हैं। यानी प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है उसको हम लोग h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि m बराबर होता है h डैश बाई h। अब ध्यान से देखिए, इसी चीज को हम लोग एक और चीज भी बोल सकते हैं कि m बराबर h डैश बाई h बराबर माइनस v बाई u। यानी कि अगर हम लोग को m कभी निकालने बोले तो या तो अगर दोनों हाइट दिया हुआ है यानी इमेज का भी हाइट दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट का भी, तब तो इन दोनों को डिवाइड करके हम लोग m निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को मान लेते ये नहीं दिया हुआ है लेकिन v और u दिया हुआ है, तब हम लोग जो है v और u का फॉर्मूला होता है माइनस v बाई u, यानी माइनस v बाई u इस तरह से करेंगे तब भी हम लोग को मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। और ये जो माइनस v बाई यू है ये कैसे आया है, इसको भी हम लोग जो है इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप लोग याद कर लीजिए कि m बराबर माइनस v बाई यू होता है। ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें जो है आप लोग कुछ बात याद कर लीजिए। सबसे पहले कि u जो होता है वो हमेशा निगेटिव में ही हम लोग लेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था साइन कन्वेंशन में कि जब भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि मिरर के लेफ्ट साइड ही रखते हैं, और साइन कन्वेंशन में इधर साइड का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग निगेटिव में लेते हैं। यानी u जो लेंगे हम लोग वो हमेशा निगेटिव में ही लेंगे, और v जो होगा वो हम लोग देखेंगे कि इस तरफ इमेज है या फिर उस तरफ इमेज है, जिस तरफ रहेगा उसके हिसाब से लेंगे। यानी इधर साइड अगर इमेज रहेगा तो हम लोग पॉजिटिव में लेंगे और इधर साइड रहेगा तो निगेटिव में लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो h डैश और h है, तो ध्यान से देखिए हाइट जो होगा वो भी हम लोग हमेशा पॉजिटिव में ही लेंगे, यानी h हमेशा पॉजिटिव में ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ध्यान से देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, तो जब ऊपर रखेंगे तो ये ऊपर का जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे रहता है तब निगेटिव होता है। और ध्यान से देखिए जब भी ऊपर हम लोग का इस तरह से h डैश रहे, अब h डैश का बात कर लेते हैं जो कि हम लोग का प्रतिबिंब यानी जो इमेज होता है उसका
का हाइट होता है। अगर ये एच डैश जो है ये अगर प्लस में रहेगा तब यानी कि हम लोग का इमेज जो है ये यहाँ से ऊपर की तरफ बना है, और ऊपर की तरफ बनने का मतलब है कि वो जो है सीधा ही इमेज होगा। और अगर एच डैश निगेटिव में रहेगा तब हम लोग का इमेज यानी कि इमेज हम लोग का इस तरह से होगा, यानी उल्टा रहेगा, यानी ये हम लोग का उल्टा बनेगा। अब ध्यान से देखिए m जो होता है वो क्या होता है, एच डैश बाई एच होता है। अब ध्यान से देखिए h जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और एच डैश जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, यानी जो m का जो कोई भी अगर हम लोग का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, यानी मान लेते हैं m बोल देगा कि -2 है, तो माइनस अगर है तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि h डैश जो होगा वही माइनस में होगा, तभी जाकर यहाँ -2 आ रहा है। और अगर यहाँ पर प्लस में रहेगा, मान लेते हैं +4 रहेगा m, तो यानी कि ये h डैश था वो भी प्लस में होगा, तभी जाकर प्लस में आ रहा है। अगर यहाँ पर यानी कि m से ही हम लोग पता करते हैं कि इमेज जो है वो उसका नेचर कैसा है, तो m से हम लोग कैसे पता करेंगे, यानी m जो है वो अगर प्लस में रहेगा, यानी प्लस में होने का मतलब है कि एच डैश प्लस में है, और प्लस में है यानी कि ये इमेज जो है ये हम लोग का ऊपर की तरफ बना है, यानी इमेज हम लोग का सीधा बना है, यानी इरेक्ट बना है। और इरेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, वर्चुअल, यानी इमेज हम लोग का वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग नेचर बता सकते हैं। अगर हम लोग का एम जो है वो निगेटिव में आएगा तब हम लोग क्या कहेंगे कि निगेटिव में है, यानी जो ये उल्टा बना होगा, यानी इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल आता है, यानी ये इमेज कैसा होगा, रियल होगा। अब हम लोग जो है इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, यानी सबसे पहला जो है रिफ्लेक्शन वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग रिफ्रैक्शन पर चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाता है और उसमें जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है, प्रकाश का जो वेग होता है यानी जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो चेंज हो जाता है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी ध्यान से देखिए, ये एक माध्यम था और यहाँ से एक दूसरा माध्यम था, मान लेते ये हवा था, ये पानी था। अब जब ये लाइट जो है मान लेते यहाँ से इस तरह से आएगा और जब ये दूसरे माध्यम में यानी दूसरे मीडियम में जाएगा तब क्या होगा कि इस लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, और इस लाइट का स्पीड चेंज होने से इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो यही जो चेंज आता है स्पीड ऑफ लाइट में, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी ये इस तरह से जाना चाहिए था सीधा होते हुए इस तरह से, लेकिन यहाँ पर ये मुड़ जाता है, तो ये मुड़ता है, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर यही लाइट जो है ये अगर हम लोग का 90 डिग्री पर ठीक आए तो हम लोग का कोई यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ लाइट तो यहाँ पर भी चेंज होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, बल्कि सीधा ही डायरेक्शन में इस तरह से निकल जाता है। अब हम लोग जो है मीडियम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा दो मीडियम के बीच ही होता है, यानी दो मीडियम है तभी जाकर रिफ्लेक्शन होता है। तो मीडियम जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम, यानी एक विरल माध्यम एक सघन माध्यम। यानी मान लेते हैं ये दो मीडियम था, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है। अब मान लेते हैं कि जैसे ही ये लाइट जो है ये इस तरह से आ रहा था और यहाँ पर जाकर ये दूसरे मीडियम में गया, तो जिस भी यहाँ पर मान लेते एक स्पीड से आ रहा था और यहाँ पर जाकर इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब जो स्पीड चेंज हुआ है, अगर यहाँ पर ज़्यादा स्पीड है और यहाँ पर कम, तो हम लोग कहेंगे कि जहाँ पर भी ज़्यादा स्पीड है उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, और जहाँ पर कम स्पीड होता है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। यानी ये जो है ये एक दूसरे पर निर्भर करता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है कि कौन रेयरर होगा और कौन मीडियम। अब इसमें आप लोगों को एक और चीज़ याद करना है कि जो वैक्यूम यानी निर्वात होता है वो सबसे विरल माध्यम होता है, यानी उसमें ही हम लोग का प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है, और जो हीरा होता है डायमंड वो हम लोग का सबसे सघन माध्यम होता है, यानी सबसे डेंसर माध्यम, यानी सबसे कम स्पीड लाइट का उसी में होता है। अब जैसे रिफ्लेक्शन से हम लोगों ने रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स देखा था, उसी तरीके से रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें से भी रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम ही होता है, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी मान लेते हैं ये हम लोग का एक मीडियम था और ये दूसरा मीडियम है, तो इस मीडियम में मान लेते हैं एक लाइट इस तरह से आ रहा है, तो जब ये लाइट इस तरह से आ रहा है तो आने वाला लाइट जो होता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब ये जब यहाँ पर टकराएगा तो जहाँ पर भी ये दोनों जो मीडियम है वहाँ उसका जो इंटरफेस है उस पर जहाँ पर भी ये टकराएगा उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। फिर उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग जो है एक इस तरह से 90 डिग्री पर लाइन बना देंगे, तो ये लाइन हम लोग का नॉर्मल लाइन होगा। फिर लेकिन उसके बाद बस यहाँ पर एक और चीज़ चेंज हो जाता है कि ये जो रिफ्लेक्शन था उसमें रिफ्लेक्शन रे था, रिफ्लेक्टेड रे था, लेकिन इसमें हम लोग का रिफ्रैक्टेड रे होता है। दोनों में अंतर है, एक है रिफ्लेक्टेड रे और एक है
रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण। तो ये क्या होता है कि जब इस तरह से आया तो हम लोग नॉर्मल बनाए तो ये जो है ये या तो ये जो नॉर्मल है इसके तरफ मुड़ सकता है या फिर ये जो है ये इस अभिलंब से यानी ये जो नॉर्मल लाइन है इससे दूर जा सकता है। तो यही लाइन जो होगा यानी लौट जो यहाँ से इस तरह से जाता हुआ लाइन, तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, यानी जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जा रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और नॉर्मल और इसके बीच का एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे और इन दोनों के बीच का एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी हम लोग जो है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हैं यानी कांच के एक आयताकार स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है वो देखते हैं। तो मान लेते हैं एक लाइट जो है वो आ रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं वायु है यानी एयर है, यहाँ पर भी एयर है और ये हम लोग का कांच है यानी ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम आ गया है। तो आप लोग को पता है कि मीडियम चेंज होने से लाइट का स्पीड चेंज होता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर दो और बात आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले कि जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में यानी जो रेयरर मीडियम है उससे अगर डेंसर मीडियम में जाता है लाइट, तब वो क्या होता है अभिलंब यानी जो नॉर्मल लाइन होता है उसकी ओर मुड़ जाता है। जबकि अगर सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो वो क्या होता है अभिलंब से दूर हो जाता है। अब ध्यान से देखिए यानी कि मान लेते हैं सबसे पहले ये वायु है और ये कांच है। जो हवा होता है यानी जो वायु होता है वो कांच से विरल होता है। अब मान लेते हैं एक लाइट जो है वो इस तरह से आ रहा है। अब अभी जो है वो एयर में है। अब एयर से वो जो है यहाँ पर इस तरह से टकराया तो ये हम लोग का आ रहा था और जहाँ पर भी टकराएगा वहाँ पर हम लोग जो है एक इस तरह से 90 डिग्री पर एक लाइन बना देंगे, इसको हम लोग नॉर्मल लाइन बोलेंगे। अब ध्यान से देखिए ये जो है ये नॉर्मल के ओर मुड़ेगा या फिर नॉर्मल से और दूर जाएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि जो दूसरा मीडियम है ये कैसा है यानी ये रेयरर है या डेंसर है। अब ध्यान से देखिए जो कांच होता है यानी जो ग्लास होता है वो एयर से ज़्यादा हम लोग का डेंसर होता है। इसलिए डेंसर होने के कारण क्या होगा कि लाइट जो होगा वो और अभिलंब की ओर यानी कि यहाँ पर हम लोग का नॉर्मल के टुवार्ड्स इस तरह से मुड़ जाएगा। यानी इस तरह से आ रहा था और सीधा ना जाकर ये थोड़ा सा इस तरह से मुड़ जाएगा और इस तरह से फिर ये जाने लगेगा और इस तरह से जाते जाते फिर ये वापस से यहाँ पर टकराएगा। अब यहाँ पर वापस से हम लोग एक और नॉर्मल लाइन बनाएंगे। अब वापस से ये यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है यानी अब ये ग्लास से एयर में जा रहा है तो वापस से ही अभी इसका डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन किस तरफ होगा ये कैसे पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए जो एयर होता है वो ग्लास से रेयरर होता है तो इसलिए रेयरर होने के कारण ये और अभिलंब से दूर यानी नॉर्मल से और दूर चल जाएगा। यानी इस तरह से आ रहा था तो ये इस तरफ से जाना चाहिए था लेकिन ये थोड़ा और दूर हो जाएगा यानी इधर से इस तरह से चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का रिफ्लेक्शन होता है एक ग्लास स्लैब से। यानी सबसे पहले लाइट आएगा फिर उसके बाद यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट होगा और रिफ्रैक्ट होकर वापस से फिर यहाँ पर एक और रिफ्रैक्ट होगा और इस तरह से फिर ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है एक और बात क्या याद रखना है कि जब भी इस तरह से हम लोग एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हम लोग का इंसिडेंट रे था यानी जो आने वाला लाइट था और जो हम लोग का यहाँ पर इमर्जेंट रे होता है इसको हम लोग इमर्जेंट रे बोलते हैं यानी निर्गत किरण, और ये जो बीच वाला लाइन होता है इसको हम लोग अपवर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो ये हम लोग का यानी जो इंसिडेंट रे है और जो ये हम लोग का इमर्जेंट रे है। तो ध्यान से देखिए ये इस इंसिडेंट रे को अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे तक बढ़ाए तो आप लोग देखिएगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल होता है यानी कि ये दोनों जो है ये इस तरह से पैरेलल जाता है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। अब ये क्या होता है क्योंकि तो ध्यान से देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि जो मीडियम होता है वो रेयरर हो सकता है या फिर डेंसर। अब ध्यान से देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को कहते हैं। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो ये हम लोग को बताता है कि कोई जो मीडियम जो है वो रेयरर है या डेंसर है। और इसको हम लोग निकालते कैसे हैं तो ध्यान से देखिए ऊपर के डायरेक्शन ऊपर हम लोग रखते हैं वैक्यूम में जो प्रकाश का चाल है जिसको कि हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी c जो होता है वो हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। तो ये जिसका मान आप लोगों को पता है कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बटा नीचे में हम लोग रखते हैं जिस भी माध्यम का हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसमें लाइट का स्पीड कितना है उसको रखते हैं। तो यानी c/v इस तरह से इसका फॉर्मूला हो गया। और जब इस तरह से हम लोग को जो भी आंसर आता है वही म्यू, इसको ध्यान से देखिए म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एनसीईआरटी बुक में इसको n से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर म्यू से, तो ये इसको म्यू बोलते हैं। तो म्यू जो होता है वो क्या होता है प्रकाश का चाल ऊपर रखेंगे और नीचे उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है वो रखेंगे और इसी का रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हम लोग का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी ये किसी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। यानी यहाँ पर हम लोग बस देख रहे हैं कि जो वैक्यूम है उसके हिसाब से बाकी दूसरे मीडियम का हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो रेयर है या डेंसर है। अब एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, यानी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कोई दो मीडियम है, उन दोनों के बीच हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है किसका कम। यानी मान लेते हैं एक मीडियम हम लोग इस तरह से दो मीडियम है, ऊपर मान लेते हैं वाटर है और नीचे हम लोग का मान लेते हैं ग्लास है, तो ये दो अलग अलग मीडियम हो गया। अब मान लेते हैं वाटर का जो हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम लोग का μ1 है और जो हम लोग का ग्लास में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है। अब इन दोनों का ही जो रेशियो होगा इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरह से हम लोग दोनों को इस तरह से रेशियो में लिख दिए। अब आप लोगों को पता है कि μ1 जो है वो कैसे आया होगा, यहाँ पर हम लोग ऊपर रखे होंगे लाइट का स्पीड यानी c और डिवाइड कर दिए होंगे उसको v1 से, यानी कि जो इस मीडियम में लाइट का जो स्पीड होगा उससे। और μ2 कैसे आया होगा, ऊपर हम लोग रखे होंगे लाइट का स्पीड यानी c और डिवाइड कर देंगे उसको किससे, तो v2 से। यानी मान लेते v2 जो है वो क्या है, जो दूसरा हम लोग का मीडियम है उसका में जो लाइट का स्पीड है वो है। और अब ध्यान से देखिए इससे क्या होगा कि c से c कट जाएगा और ये v2 इस तरह से ऊपर चल जाएगा और v1 नीचे आ जाएगा, यानी μ1 बाई μ2 जो है वो v2 बाई v1 हो जाएगा। यानी जो हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग रिलेटिव में देखें यानी एक दूसरे की तुलना में, यानी वाटर और ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो जो लाइट स्पीड यहाँ पर होगा और जो यहाँ पर होगा उन दोनों को बस उल्टा करके रख देंगे। यानी μ1 और μ2 है तो ऊपर v2 रहेगा और नीचे v1। और ये जो रिलेटिव वाला है वो ज़्यादा काम भी नहीं आएगा और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को उतना काम भी नहीं आएगा। बस आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से आप लोगों को बस जो है यही याद रखना है कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन डेंसर है। तो बस आप लोग इतना उस टेबल को याद करके याद कर सकते हैं, तब आप लोग को ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। अब जैसे हम लोगों ने दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसी तरीके से दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है, यानी अपवर्तन के नियम। तो सबसे पहला जो है वो क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों किरणों के मिलन बिंदु पर माध्यमों के अंतर सतह पर डाला गया लंब, यानी कि हम लोग का जो है इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे और जो हम लोग का नॉर्मल लाइन होता है, ये तीनों एक ही तल में होता है यानी प्लेन में होता है। और दूसरा लो है कि जो आपतन कोण की ज्या यानी जो साइन है, अब ध्यान से देखिए ये जो साइन है ये बिल्कुल वही वाला साइन है जो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, या हो सकता है अभी आप लोग पढ़ने वाले होंगे। तो यानी कि जो इंसिडेंट एंगल होता, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसका जो साइन होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसका जो साइन होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो एक स्थिरांक यानी एक कॉन्स्टेंट होता है। यानी साइन आई बाय साइन आर जो होता है वो हम लोग का एक कॉन्स्टेंट होता है। और ये जो कॉन्स्टेंट होता है यही हम लोग का पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू होता है। यानी ये जो है ये आप लोगों को आगे और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप लोग बस ये याद रखिए कि दूसरा लो जो है वो क्या होता है कि जो साइन आई है और बाय साइन आर है वो हम लोग का एक कांस्टेंट होता है। और ध्यान से देखिए ये इसे हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं यानी स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो अब हम लोग जो है देखते हैं अपवर्तन से होने वाली कुछ घटनाएं, यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि रिफ्रैक्शन के कारण होती है। सबसे पहला है कि पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, यानी आप लोग इसको कर भी देख सकते हैं कि एक बर्तन लेना है, उसमें पानी रख लेना है और एक छड़ी को उसमें डालना है, तो आप लोग को ऐसा दिखेगा कि वो छड़ी इस तरह से मुड़ा हुआ है। यानी दिखना उसको चाहिए था इस तरह से सीधा, लेकिन वो आधा इस तरह से दिखता है और आधा इधर इस तरह से मुड़ा हुआ दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब ध्यान से देखिए इसे आप लोग जो है इस तरह से समझ भी सकते हैं कि ध्यान से देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिखता कब है? जब उस पर लाइट जाता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर खड़ी होकर इस छड़ी को देख रहे हैं। अब मान लेते हैं ये छड़ी यहाँ तो हम लोगों को सीधा इस तरह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये पानी के अंदर है तो मान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले लाइट जो है वो यहाँ से जब इस मान लेते लाइट कहीं से भी इस पर आ रहा है। अब लाइट जब इससे रिफ्लेक्ट होकर जा रहा होगा तो ये लाइट इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, यानी यहाँ पानी था अब यहाँ हवा आ गया, तो मीडियम चेंज होने पर ये जो है ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यानी ये इस तरह से जाते जाते अब यहाँ से इस तरह से मुड़ जाएगा, यानी हम लोगों की आंखों तक ये इस तरह से आएगा। और जब हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि ये लाइट ये इस तरह से यहाँ से आ रहा था, यानी यहाँ से आता हुआ लाइट हम लोग को लगेगा कि यहाँ से आ रहा था, जिसके कारण हम लोगों को लगेगा कि ये छड़ी यहाँ पर इस तरह से मुड़ा हुआ है।
फिर दूसरा हम लोग का होता है कि पानी से भरा गिलास का गहराई कम दिखता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका बॉटम होता है ये हम लोग को थोड़ा ऊपर दिखने लगता है। यानी इसमें भी हम लोग का क्या होता है, मान लेते हैं ये हम लोग का यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर इसका बॉटम है। अब इस बॉटम से जब लाइट इस तरह से आता है तो यहाँ पर जाकर ये मुड़ जाता है क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, जिसके कारण ये हम लोग को ऐसा लगता है कि ये यहाँ से आ रहा है क्योंकि ये इस तरह से जाकर यहाँ पर जाकर मिलता है। तो ध्यान से देखिए, यानी हम लोग को ये वाला जो है ये यहाँ दिखता है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये जो बॉटम है इस ग्लास का ये यहीं पर बन गया है, तो इसलिए हम लोग को लगता है कि इसका गहराई बहुत कम है। फिर उसी तरीके से एक और घटना है कि कांच का सिल्ली रखने पर हम लोग को ऊपर से देखने पर लिखावट उठा हुआ दिखता है। यानी अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और इस पर अगर हम लोग कोई ग्लास का सिल्ली इस तरह से रखते हैं ऊपर में तो हम लोग को अक्षर जो बड़ा बड़ा दिखता है। फिर उसका चौथा है कि पानी से भरा कांच का बर्तन में रखा नींबू बगल से देखने पर बड़ा दिखता है। यानी अगर हम लोग का एक बर्तन इस तरह से है और उसमें हम लोग पानी अगर भर दे और उसके अंदर अगर हम लोग नींबू को रखेंगे तो हम लोग को साइड से देखने पर ऐसा लगेगा कि वो नींबू बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद एक और घटना होता है कि एक्वेरियम में तैरती मछली भी बड़ा दिखता है इसी कारण से। अब हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस और रिफ्रैक्शन बाय लेंस, यानी कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है वो देखते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गोलीय लेंस। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों ने सबसे शुरू में पढ़ा था कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड था हम लोग का मिरर, यानी मिरर में हम लोग का रिफ्लेक्शन होता है। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन पर बेस्ड लेंस, यानी लेंस में हम लोग का रिफ्रैक्शन होता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखते हैं लेंस क्या होता है और उसमें भी स्फेरिकल लेंस क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम, यानी कोई भी दो पृष्ठ दो सरफेस से घिरा हुआ हम लोग का जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, जिसका एक या दोनों पृष्ठ वक्र हो, यानी अगर उसमें एक या दोनों पृष्ठ उसका वक्र हो यानी कि कर्व हो। यानी मान लेते हैं यहाँ पर एक इस तरह से सरफेस है और एक इस तरह से सरफेस है, तो ये दोनों ही हम लोग का कर्व सरफेस है और कर्व सरफेस से घिरा हुआ ये दोनों ही हम लोग का, मान लेते हैं अगर शीशा का बना हुआ रहा कांच का तो ये दोनों हम लोग का ट्रांसपेरेंट होगा, तो ये हम लोग का लेंस कहलाएगा। और उसी तरीके से अगर हम लोग मान लेते हैं इस तरह का कर्व वाला लेते हैं तो ये भी हम लोग का, ध्यान से देखिए, एक इधर से कर्व है और एक इधर से, यानी दो कर्व सरफेस से घिरा हुआ ये हम लोग का पारदर्शी माध्यम है यानी ट्रांसपेरेंट है, तो हम लोग इसको भी लेंस कहेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस होता है क्योंकि इसमें दोनों इस तरह से निकला हुआ है, और ये अंदर की तरफ जो रहता है उसको हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, लेंस जो होता है वो कुल मिलाकर 5 तरह का होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना सिर्फ 2 ही है। यानी अब हम लोग को बस उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ना है। उत्तल लेंस क्या होता है, जिसका दोनों सतह उभरा हुआ होता है यानी कॉन्वेक्स जिसको बोलते हैं, यानी ये हम लोग का कॉन्वेक्स हो गया जिसमें दोनों इस तरह से उभरा हुआ है। और अवतल यानी कि हम लोग का कॉनकेव लेंस क्या होता है, जिसमें दोनों अंदर की तरफ हो। फिर उसका 3 और होता है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी एक इसका प्लेन होगा और एक कॉन्वेक्स होगा। फिर होता है प्लेनो कॉनकेव, यानी एक प्लेन होगा और एक कॉनकेव होगा, यानी ये देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेन है और एक हम लोग का इस तरह से बाहर निकला हुआ है यानी कॉन्वेक्स है, तो इस तरह से ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। ये प्लेन है और ये हम लोग का इस तरह से अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये हम लोग का प्लेनो कॉनकेव हो गया। फिर उसके बाद 5वां होता है अवतलोत्तल, यानी कि कॉनकेव कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसमें क्या होता है कि एक हम लोग का इस तरह से कॉनकेव रहेगा और एक कॉन्वेक्स, तो इस तरह से हम लोग का ये 5 तरीका होता है जिसमें हम लोग को सिर्फ उत्तल और अवतल ही मेन पढ़ना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो अवतल और उत्तल लेंस है यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, इसमें हम लोग का इसका इन दोनों का एक और नाम भी है, यानी जो कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होता है उसका एक और नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है, क्योंकि ये लेंस क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। क्योंकि ध्यान से देखिए, इसे हम लोग जो है जो स्नेल का नियम हम लोग पढ़े थे उससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि स्नेल का नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी लाइट जो होता है वो अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यानी ध्यान से देखिए, यहाँ पर हवा है, एयर है और ये हम लोग का ग्लास है, और ग्लास जो होता है वो डेंसर होता है, तो इसलिए जब ये इस तरह से ऐसे जाएगा तो ये हम लोग यहाँ पर मतलब मान लेते हैं टकराएगा, तो यहाँ पर हम लोग फिर एक इस तरह से नॉर्मल लाइन बनाएंगे यानी 90 डिग्री पर एक लाइन। तो उसके बाद क्या होगा कि ये इस तरह से पॉइंट जा रहा था लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी थोड़ा इस तरह से मुड़ जाएगा। फिर वापस ये यहाँ पर जब टकराएगा तो अब ये डेंसर से रेयरर मीडियम यानी एयर में जा रहा है, तब क्या होगा कि ये अभिलंब से दूर जाएगा, यानी इसको इस तरह से ऐसे जाना था लेकिन यहाँ से ना जाकर ये थोड़ा और इस तरह से दूर चल जाएगा और फिर यहाँ चल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो एक इस तरह से जो लाइन आ रहा था वो ऐसे करके मुड़ गया। अब मान लेते दूसरा लाइन अगर आ रहा होगा इस तरह से, तो वो भी क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो है ये अभिलंब की ओर इस तरह से मुड़ेगा, फिर उसके बाद ये वापस से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। यानी इसमें क्या हो रहा है कि ये ध्यान से देखिए, दोनों लाइन एक दूसरे के पास आ गया, इस तरह से मीट कर रहा है यानी कन्वर्ज कर रहा है, तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं।
फिर उसी तरीके से जो हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस होता है तो उसमें ध्यान से देखिए क्या होगा कि एक लाइट आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो इस तरह से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और फिर यहाँ से डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अभिलंब से और दूर चला जाएगा। तो इस तरह से ये इस तरह से जाएगा यानी कि, और अगर एक और लाइन इस तरह से लेंगे तो ये भी यहाँ से सबसे पहले ये इधर मुड़ेगा और फिर ये इधर मुड़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोनों लाइट जो है एक ऊपर उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है यानी डाइवर्ज कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस होता है ये हम लोग का अपसारी लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं या कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम लोग का कॉन्केव लेंस होता है वो लाइट रेज को डाइवर्स करता है और जबकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स करता है, और इसे हम लोग स्नेल के नियम द्वारा समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं लेंसों से प्रतिबिंब का बनना, यानी मिरर से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन वो हम लोगों ने देखा था। अब लेंस से देखते हैं तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लेंस में भी देखा था कि P क्या होता है, C क्या होता है, F क्या होता है, उसी तरीके से इसमें भी देख लेंगे। तो ध्यान से देखिए इसमें भी सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि ध्यान से देखिए जो लेंस होता है वो दो सतह यानी दो सरफेस से मिलकर बना होता है, और दोनों ही हम लोग का वक्र होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स में। तो ये जो दोनों ही हम लोग का वक्र सतह है तो उसको अगर हम लोग पूरा गोल इस तरह से बना देते हैं तो दो हम लोग को इस तरह से स्फीयर मिल जाता है, और दोनों स्फीयर का जो सेंटर होता है तो एक का मान लेते हैं C1 और दूसरा का C2 नाम दे दे अगर, तो दोनों का सेंटर से होकर जाने वाला जो लाइन होता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब जो ध्यान से देखिए ये हम लोग का एक लेंस है। अब इसका ठीक बीच का जो पॉइंट होता है, यानी हम लोग अगर इसका ये दोनों लेंस यहाँ पर इस यानी ये और ये दोनों यहाँ पर मिल रहा है तो इसका जो ठीक ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, यानी लेंस का मध्य बिंदु ये होता है। फिर उसके बाद इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसका होता है अपर्चर, तो गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभासी व्यास, यानी ध्यान से देखिए जितना हम लोग को ये दिख रहा है उसमें यहाँ से ले जाके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। इसका उतना कुछ काम भी नहीं होता है। अब ध्यान से देखिए इस मैंने लेंस जब मैं मिरर बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि फोकस दो होता है, एक हम लोग का प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस यानी प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस होता है। तो ध्यान से देखिए इसी में लेंस में ही ये दोनों फोकस अलग अलग होता है, क्योंकि मिरर में तो दोनों फोकस एक ही था। लेंस में अब ध्यान से देखिए दो फोकस कैसे होता है, तो एक फोकस प्रथम फोकस का डेफिनेशन ही क्या है कि प्रधान अक्ष का वह बिंदु जिसका प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट हम लोग का इस प्रिंसिपल एक्सिस पर जिसका इमेज हम लोग का इन्फिनिटी पर बने। तो ध्यान से देखिए यानी मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं जिससे दो लाइट इस तरह से जाएगा, और वो जो है ध्यान से देखिए इस तरह से जाएगा और यहाँ पर मान लेते हैं पैरेलल फिर चलने लगे। तो इस तरह से जब पैरेलल जाएगा तो इसका इमेज ध्यान से देखिए इन्फिनिटी पर बनेगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन जा रहा है। तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग कह देंगे कि ये F1 है यानी प्रथम फोकस है। अब यहाँ पर इसी को हम लोग अवतल लेंस में भी देख सकते हैं कि मान लेते दो लाइट इस तरह से आ रहा था और दोनों इस मान लेते इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल गया, तब ध्यान से देखिए ये इन्फिनिटी पर इसका इमेज बनेगा। तो और ये दो लाइन जो है ये यहाँ पर जाकर कहीं पर जाकर मिल रहा होगा, तो इसलिए ये हम लोग का प्रथम फोकस हो गया यानी F1 हो गया। यानी आप लोग डायरेक्ट इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो F1 होता है यानी जो प्रथम फोकस होता है वो उत्तल लेंस में इस साइड होता है यानी कॉन्वेक्स में इस साइड और कॉन्केव में इस साइड। फिर उसके बाद जो दूसरा फोकस होता है तो दूसरा फोकस हम लोग का क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है कि प्रधान अक्ष का वो बिंदु जहां अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बने, यानी अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जहां पर इमेज बनता है वही दूसरा फोकस होता है। और ध्यान से देखिए इसी को हम लोग प्रधान फोकस यानी मेन फोकस भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों का जितना भी अभी हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे उसमें यही फोकस इस्तेमाल होगा, तो यही हम लोग का मेन फोकस होता है। तो यानी मान लेते हैं इस तरह से इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे लाइन आएगा तो वो सारा पैरेलल रहेगा, और पैरेलल होने के कारण यहाँ पर फिर वो मान लेते किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाएगा, तो जहाँ पर वो मिलेगा वही पॉइंट हम लोग का दूसरा फोकस होगा। और इसमें भी हम लोग देखें तो पैरेलल लाइन आ रहा था और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, लेकिन ये इस साइड ही ध्यान से देखिए इस तरह से यहाँ से लग रहा है कि ये इस तरह से जा रहा है, तो इसलिए ये पॉइंट हम लोग का दूसरा फोकस हो गया। तो और दोनों में हम लोगों को याद क्या रखना है कि जो दूसरा F2 होता है वही मेन फोकस होता है, और इसमें हम लोग का जो मेन फोकस होगा वो इस साइड होगा, और अवतल लेंस में हम लोग का यानी कॉन्केव वाला में हम लोग का इस साइड होगा। अब इमेज फॉर्मेशन से जाने से पहले जैसे हम लोगों ने मिरर में 4 गो नियम पढ़ा था, उसी तरीके से इसमें 3 नियम होता है। यानी सबसे पहला है कि जब प्रकाशीय केंद्र O से जो भी किरण आएगा वो बिना विचलन के निर्गत हो जाए,
यानी उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा बल्कि उसी डायरेक्शन में वो निकल जाएगा। यानी मान लेते हैं एक लाइट था, लाइट रे वो इस तरह से ओ से होते हुए आ रहा है, तो जब ओ से होते हुए आएगा तो बिना विचलन के, बिना डेविएशन के ये ठीक इसी साइड इस तरह से निकल जाएगा। और इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इस तरह से ओ से आया तो इस डायरेक्ट निकल गया। फिर दूसरा होता है कि प्रधान अक्ष के अगर समानांतर आए, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई पैरेलल में लाइन आता है तो वो फोकस से होते हुए निकल जाएगा। यानी इस तरह से आया तो फोकस से हम लोग का जो मेन फोकस होगा उसी से जाके निकल जाएगा, यानी F2 से निकल जाएगा। तो इस तरह से पैरेलल लाइन आया था इसके, तो इसलिए ये F2 से निकल गया। फिर उसके बाद इसमें भी अगर हम लोग देखें तो एक इस तरह से पैरेलल लाइन आ रहा था इस लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसलिए ये हम लोग का ध्यान से देखिए F2 इसका इस साइड होता है, तो इससे इस तरह से निकल गया। फिर उसके बाद हम लोग का तीसरा नियम होता है कि जो फोकस से आता है लाइट वो हम लोग का प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। यानी मान लेते हैं ये फोकस से इस तरह से आया है, हम लोग इस बार F1 ले रहे हैं यानी प्रथम फोकस, तो दोनों में ये सेम ही होगा। अगर इस फोकस से भी आता तो यहाँ पर इस तरह से पैरेलल चल जाता, और इस फोकस से आया है तो इस तरह से फिर पैरेलल हो जाएगा इस लाइन के। फिर हम लोग कॉनकेव में भी अगर यही चीज़ देखें तो इस तरह से हम लोग का फोकस की ओर जा रहा था ये लाइट, यानी F1 की तरफ, तो इसलिए ये हम लोग का इस तरफ इस पैरेलल चला जाएगा, फिर यहाँ से इस रिफ्लेक्ट होकर। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में बहुत अलग अलग स्थिति में यानी अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखकर देखा था कि इमेज कहाँ बन रहा है, उसका आकार कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसी तरीके से हम लोग लेंस में भी करेंगे। लेकिन लेंस में ध्यान से देखिए उल्टा हो जाता है। यानी हम लोगों का मिरर में क्या था कि 6 कंडीशन था कॉनकेव का और 2 कंडीशन था कॉन्वेक्स का, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है कि कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस का 6 कंडीशन हो जाता है और जो अवतल लेंस है उसका 2 ही कंडीशन होता है। यानी उत्तल लेंस में अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो हम लोग जो है एक इसमें भी वही करेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो 2f1 जो है, आप ध्यान से देखिए इसमें 2f1 कहाँ से आया, तो ध्यान से देखिए जैसे ये O है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग का F1 आता है, और इतना ही दूरी पर हम लोग जो है इतना दूरी पर एक और पॉइंट लेते हैं तो इसको हम लोग 2f1 बोलते हैं। यानी यहाँ से ये F1 का दूरी है और ये दुगना F1 हो गया इसलिए 2f1 हो गया। फिर उसी तरीके से यहाँ F2 होता है और इस साइड हम लोग का 2f2 होता है। और उसके बाद हम लोग देखें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर अगर रखते हैं तो इमेज हम लोग का कहाँ बनेगा, तो जो 3 हम लोगों ने नियम पढ़ा उनमें से किसी 2 का इस्तेमाल करके हम लोग इमेज बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें आप लोगों को पता है इन्फिनिटी पर रहने पर लाइट हमेशा पैरेलल आता है, तो इस तरह से पैरेलल लाइट आएगा। अब पैरेलल लाइट आप लोगों को पता है कि पैरेलल जब भी आता है तो वो फोकस हो के पास होता है, यानी ये इस तरह से फोकस हो के पास हो जाएगा। और जहां पर ये दोनों लाइट, ये दोनों इस रिफ्लेक्टेड रे जो है मिलता है वहीं पर हम लोग का इमेज बनता है, और ये यहाँ पर मिल रहा है, यानी हम लोग का इमेज कहाँ पर बन रहा है F2 पर। और इमेज का साइज कैसा है, तो ध्यान से देखिए बिंदु जितना है, यानी ये अत्यंत छोटा हाईली डिमिनिश्ड है। और ये ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पर अगर इसी साइड बन जाता तब हम लोग कहते हैं कि ये वर्चुअल है, लेकिन यहाँ पर लेंस के दूसरी तरफ बना है तो हम लोग कहेंगे कि ये रियल है। और रियल के साथ हमेशा उल्टा आता है, यानी ये इन्वर्टेड भी होगा, जो कि हम लोग इसमें देख नहीं सकते क्योंकि ये तो बिंदु जितना है। फिर आप दूसरा क्या करते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे कर देते हैं, यानी अब ये 2f1 जो था इसके और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग किसी 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लेते हैं एक पैरेलल लाइन जाएगा तो फोकस से पास हो जाएगा, और दूसरा लाइन मान लेते हैं इस O से जाएगा तो बिना किसी डेविएशन के इस तरह से आगे निकल जाएगा। तो ये दोनों जो है यहाँ पर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का यानी कि ये A से हम लोग लाइट को निकाले थे तो यहाँ पर A डैश यानी कि उसका इमेज बन जाएगा, और इसको हम लोग फिर यहाँ पर इस प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाए, इमेज बन जाएगा। और ये हो गया A डैश B डैश इसका इमेज। अब ये इमेज कहाँ बना है, तो F2 और 2f2 के बीच बना है। फिर उसके बाद इसका साइज कैसा है, तो ये ध्यान से देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, यानी छोटा बना है। उसके बाद फिर हम लोग देखें तो ये लेंस के दूसरी तरफ बन गया है, यानी ऑब्जेक्ट इस तरफ रखे थे इमेज इस तरफ आ गया, तो इसलिए ये रियल है। और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, यानी देख भी सकते हैं कि उल्टा है। फिर अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाए तो अब 2f1 पर रखते हो ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर भी हम लोग इस तरह से 2 लाइट किसी का इस्तेमाल करेंगे, 2 लाइट का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये इंटरसेक्ट करता है 2f2 पर, यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग 2f1 पर रखेंगे तो इमेज हम लोग का 2f2 पर बनेगा। और इमेज हम लोग का कैसा बनेगा, तो इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड भी है और साथ में रियल भी है, और साथ में इसका जो साइज होगा वो बराबर होगा। ध्यान से देखिए ये और ये दोनों बराबर साइज का है। फिर चौथा हम लोग क्या करेंगे कि अब थोड़ा और ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे तो 2f1
F1 और F1 के बीच अब रखेंगे। तो इन दोनों के बीच ऑब्जेक्ट को रखने पर हम लोग का इमेज जो है वो 2F2 से आगे बनता है। तो ये रे डायग्राम आप लोग जरूर से प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार, तब आप लोग इस रे डायग्राम को कहीं पर भी आसानी से बना लीजिएगा। और फिर आप लोग खुद से ही ये जो टेबल है ये याद भी नहीं करना पड़ेगा, आप लोग खुद से ही इस रे डायग्राम को बनाकर और हर तीनों चीज़ पता कर सकते हैं, यानी पोजीशन इमेज का साइज और इमेज का नेचर। तो अभी हम लोगों ने देखा 2F1 और F1 पर जब ऑब्जेक्ट रखे तो हम लोग का 2F2 और इन्फिनिटी के बीच इमेज बना है। और ध्यान से देखिए ये बड़ा भी बना है और नेचर कैसा है तो रियल में बना है, यानी रियल हो जाएगा क्योंकि ये उल्टा साइड बना है और साथ में रियल के साथ इन्वर्टेड आता है। फिर पांचवा कंडीशन क्या है तो इसमें हम लोग अब थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, F1 पे रख देंगे। अब F1 पे जब रखते हैं तो ध्यान से देखिए एक पैरेलल लाइन लिए मान लेते हैं तो वो फोकस से होके जाएगा और दूसरा O से इस तरह से लेते हैं। तो ध्यान से देखिए ये हम लोग को दिख रहा है कि इस तरह से दोनों ही तरफ इस तरह से इन्फिनिटी तक इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसलिए इसका इमेज जो है हम लोग का इन्फिनिटी पर बनता है। और इसका साइज कैसा होगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी पर जब जाएगा तो मिलेगा कहीं पर भी, मान लेते हैं यहाँ पर अगर मिलता है तो ये इस तरह से बनेगा और फिर यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। तो ये ध्यान से देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए इसका हाईली डिमिनिश्ड होगा साइज। फिर उसके बाद इसका नेचर कैसा होगा तो ये रियल दुनिया में, यानी इसके ठीक जहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसके ठीक दूसरा साइड बना है तो इसलिए रियल है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। फिर छठा केस है कि हम लोग क्या करेंगे, अब जो F1 है और जो O है उसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो इसके बीच में रखने पर क्या होता है कि मान लेते हैं एक पैरेलल लाइन है तो वो फोकस होकर जाएगा और दूसरा O से होकर जाता है। तो ध्यान से देखिए ये इस तरफ तो दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से और दूर जा रहा है, तो इस तरफ तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसको हम लोग और पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तब जाकर ये कहीं पर जाकर मिल जाता है और इस तरह से फिर हम लोगों का ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इमेज बन जाता है, यानी A डैश B डैश। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो है लेंस के इसी साइड बन गया इमेज भी, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये वर्चुअल है यानी आभासी है और आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है, यानी ये दिख भी रहा है कि सीधा बना है हम लोग का इमेज। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये इमेज कहाँ बना है तो ये बना है F1 और अनंत के बीच, यानी ये F1 से ले जाके इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी बन सकता है। इसका कोई जरूरी नहीं है कि ये इन दोनों के बीच ही बने, F1 से इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी ये इमेज बन सकता है। और इमेज का साइज तो दिख ही रहा है कि बड़ा है। फिर उसके बाद अब अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन है। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं। तो जब इन्फिनिटी पर होगा तब हम लोग, आप लोगों को पता है कि जो लाइट होता है वो पैरेलल आता है, तो इस तरह से पैरेलल लाइट आएगा। और पैरेलल लाइट आता है तो आप लोगों को पता है कि वो जो प्रधान फोकस यानी जो मेन फोकस होता है उससे होकर निकल जाता है। यानी इस तरह से जब लाइट आएगा तो वो ये जो हम लोग का मेन फोकस इसका इस साइड होता है, तो इस साइड से इस तरह से निकल जाएगा और इधर भी ये वाला जो लाइट आया था ये भी इस फोकस से होते हुए निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये तो इस साइड तो इस तरह से बढ़ते ही जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग का इसी साइड हम लोग का यहाँ पर अगर इसको एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पर जाकर मिल रहा है F2 पर, यानी इमेज हम लोग का ये बना और इमेज यानी F2 पर बन गया है। और इमेज का साइज कैसा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है। और इमेज हम लोग का ध्यान से देखिए जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड बन गया है, तो इसलिए ये हम लोग का वर्चुअल होगा और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, यानी सीधा भी होगा। फिर अब दूसरा कंडीशन लेते हैं कि अब इन्फिनिटी और ये जो O है इन दोनों के बीच कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दे। मान लेते हैं ये हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर दो किरण का इस्तेमाल कर लेंगे। मान लेते हैं सबसे पहला लाइट इस तरह से पैरेलल गया तो वो इस फोकस से होते हुए इस तरह से निकल जाएगा। फिर दूसरा मान लेते हैं O से गया है, तो ध्यान से देखिए ये दोनों यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट हो गया, तो ये हम लोग का इस तरह से इमेज बन गया। अब ये इमेज हम लोग का दिख रहा है छोटा है। फिर उसके बाद ये इमेज कहाँ बना है तो F2 और O के बीच बनता है। और ये इमेज का नेचर कैसा है तो ये इसी साइड बन गया है, यानी वर्चुअल है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, यानी सीधा है। अब जैसे हम लोगों ने देखा था कि लेंस मिरर फार्मूला देखा था, उसी तरीका से लेंस फार्मूला भी होता है। लेकिन लेंस फार्मूला को पढ़ने से पहले हम लोग जो है साइन कन्वेंशन देख लेते हैं इसके लिए भी। तो इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, यानी ये जो O होता है इस बार इसको हम लोग मूल बिंदु यानी ओरिजिन मान के चलते हैं। मिरर में हम लोग P जो था पोल उसको मूल बिंदु मान रहे थे, इसमें O को मानते हैं यानी ऑप्टिकल सेंटर को। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु है ये मूल बिंदु है, इससे ऊपर जितना भी हम लोग का हाई डिस्टेंस लेंगे वो हम लोग का पॉजिटिव में लेंगे, नीचे की तरफ निगेटिव में, इधर की तरफ हम लोग लेंगे पॉजिटिव में, इधर की तरफ निगेटिव में। और ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हमेशा बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड इसी साइड रखेंगे और लाइट जो होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हम लोग का साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें ये याद रखना है कि मूल बिंदु यानी ओरिजिन हम लोग इस O को मानते हैं।
अब लेंस सूत्र पे चलते हैं, तो ध्यान से देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी यहाँ पर बस साइन का अंतर हो जाता है। मिरर वाल फॉर्मूला में हम लोग का यहाँ पे प्लस था और इसमें माइनस हो जाता है। ये हम लोग का लेंस फॉर्मूला है। इसको आप हम लोग जो इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग इसे जो है नोट्स में देख सकते हैं डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी आप लोग बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसी से न्यूमेरिकल सारा बनेगा। अब हम लोग अगला देखते हैं आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। जैसे हम लोगों ने मिरर के लिए देखा था, उस लेंस के लिए भी देखेंगे। यानी मैग्निफिकेशन का मतलब आप लोगों को पहले से पता है क्या होता है। जो प्रतिबिंब यानी जो इमेज का आकार है, यानी जो इमेज का हाइट होता है जिसको हम लोग h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है जिसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, उन दोनों का रेशियो को ही हम लोग आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी m बराबर h डैश बाई h होता है। अब जैसे हम लोगों ने देखा था मिरर में कि m बराबर h डैश बाई h बराबर माइनस v बाई यू, लेकिन इसमें माइनस नहीं बल्कि v बाई यू सिर्फ होता है। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बस डायरेक्ट याद रखिएगा कि जब लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का बात आएगा तब हम लोग v बाई यू का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और मिरर के लिए मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो माइनस v बाई यू का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का है पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता। ध्यान से देखिए हर लेंस का अपना अपना क्षमता होता है। क्षमता से मतलब है कि उसका पावर से मतलब क्या है कि वो लेंस जो है, यानी अगर मान लेते हैं वो उत्तल लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप लोग को पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो जितना ज़्यादा वो कन्वर्ज करेगा हम लोग कहेंगे कि उसका क्षमता उतना ही ज़्यादा है, उसका पावर उतना ही ज़्यादा है, और जितना कम करेगा हम लोग कहेंगे पावर कम है। फिर अवतल लेंस के लिए क्या होता है, जितना ज़्यादा वो अपसरित करेगा यानी जितना ज्यादा डाइवर्स करेगा लाइट को, तो हम लोग कहेंगे उसका क्षमता उतना ही ज्यादा है यानी पावर उतना ही ज्यादा है। और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी अगर आप लोगों को पावर निकालने बोलेगा तो फोकस दूरी जो रहेगा यानी फोकल लेंथ, उसका हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी 1/4 फोकल लेंथ जो होता है वही हम लोग का पावर होता है। अब ध्यान से देखिए जब फोकस मीटर में होता है, ये फोकल लेंथ जो होता है ये मीटर में होता है, तब हम लोगों का जो पावर होता है वो डायोप्टर में निकलता है। और ध्यान से देखिए डायोप्टर यानी कि इसका एक मात्रक हो गया, यूनिट हो गया, लेकिन जो डायोप्टर होता है वो इसका SI यूनिट नहीं होता है पावर का। ये आप लोगों को याद रखना है। या कहीं पर ऐसे लिख देता है कि डायोप्टर जो है वो पावर ऑफ लेंस का SI मात्रक है, लेकिन ये रियल में नहीं होता है, क्योंकि डायोप्टर जो है ये हम लोग बस ऐसे ही बना दिए। रियल में इसका जो पावर का SI यूनिट है वो हम लोग का होता है मीटर का पावर -1, क्योंकि ध्यान से देखिए ये 1/f है, और f जो होता है वो मान लेते हैं हम लोग का अगर मीटर में होगा, क्योंकि SI यूनिट में जो लेंथ होता है किसी भी चीज़ का वो मीटर में होता है। तो अगर हम लोग इसको मीटर में लेंगे तो ये 1/m है। अब ये m जो है वो जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, यानी p पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट हम लोग का मीटर का पावर -1 होगा। लेकिन ऐसे कहीं कहीं पर इसका SI यूनिट डायोप्टर भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर लेकिन आप लोगों को ये भी याद रखना है कि f जब मीटर में होगा तभी जो पावर निकलेगा वो डायोप्टर में निकलेगा। अब यहाँ पर कुछ नोट करने वाला बात है। तो सबसे पहला है कि उत्तल लेंस में पतले लेंस की अपेक्षा मोटे लेंस की क्षमता अधिक होती है, यानी जो जितना हम लोग का उत्तल लेंस जो होगा कॉन्वेक्स लेंस वो मोटा होते जाएगा, उसका पावर उतना ही ज़्यादा होते जाएगा। फिर दूसरा है कि अवतल लेंस में ठीक उल्टा होता है, यानी अवतल लेंस यानी जो कॉन्केव लेंस है उसमें जितना पतला लेंस होगा उसका उतना ही ज़्यादा पावर होगा। फिर उसके बाद है कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है यानी पावर होता है वो हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, यानी अगर कभी पॉजिटिव में पावर है तो हम लोग कहेंगे कि वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और उसके बाद अगर हम लोग का निगेटिव में रहता है तो हम लोग कहते हैं कि वो कॉनकेव लेंस है। फिर उसके बाद एक और होता है कि अगर बहुत सारा लेंस है उस सबको एक साथ अगर हम लोग रख दे सटाकर, तो ध्यान से देखिए उन सब का पावर जो है होता है वो जोड़कर डायरेक्ट हम लोग इस तरह से ही जोड़ देते हैं। यानी अगर हम लोग बहुत सारे लेंस को एक लेंस रखे, फिर उसके बाद यहाँ पर मान लेते एक और लेंस रख दिए, फिर एक और लेंस रख दिए, एक और लेंस, तो इन सब का पावर हम लोग जो है जोड़ देंगे तो टोटल पावर इस चीज़ का निकल जाएगा। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है इसका टोटल पावर निकल जाएगा अगर हम लोग सब का पावर को जोड़ देंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर था, लेकिन इसमें टॉपिक बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर ही है, बस इन सबको बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका जो एक्सरसाइज वाला वीडियो है वो भी मैं बना दूंगा अगर आप लोग कॉमेंट करते हैं तो चलिए अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।